आपने पुराने वाली सारी क्लासेस कर ली है कवर साथ में, अभी बच्चे भी हैं? सिर्फ दो क्लास तो आगे क्लास पर 30th को। 30th वाली चैप्टर नंबर 1 नहीं अभी आपने देखा, राइट? ठीक है, मैं समझाते हुए ध्यान रखूंगा उसका। चलो यार, करते हैं चैप्टर नंबर 2। सो अभी के लिए अगर हम थोड़ा सा समझे तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया। जगह कहाँ मिलेगी मुझे? तो हमने चैप्टर नंबर 1, 11 एंड 6 ये तीन कवर करे। अब बेसिकली समझने वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर कि यूज अगर मैं जनवरी 26 के एग्जाम को एक इंपॉर्टेंस दूं तो उस हिसाब से ये तीन चैप्टर्स अपने आप में अराउंड 29 मार्क्स के पेपर में देखने को मिले थे। और इसके साथ में +4 कर लो। एक चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आया था विच इज अराउंड, जब हम पढ़ने वाले हैं तो अराउंड 33 मार्क्स की कवरेज इन चैप्टर्स की थी, विच वॉज वेरी ह्यूज। मतलब इतनी होनी नहीं चाहिए, पर इसका मतलब था कि थोड़े से ओवर टारगेट थे। स्पेशली चैप्टर नंबर 11 वॉज लिटिल ओवर टारगेट। ऑलमोस्ट सबके बारे में क्वेश्चन आ गया था, EQCR पे भी क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, एक दो नंबर MCQs में भी चले गए। तो थोड़ा सा मुझे लगा ज्यादा ओवर पावर्ड है, हम हर बार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी एक चैप्टर जरूर ओवर पावर होता है। इसी को सोचते हुए एक चीज अच्छी और अगर हुई है, और अगर मैं पिछले 5 अटेम्प्ट्स को उठा लेता हूँ तो उसमें दिस चैप्टर इज नॉट टारगेटेड, चैप्टर नंबर 2। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही या तो 4 नंबर का रहा है या 4 नंबर का भी नहीं रहा। 4 नंबर से ऊपर तो किसी भी एरिया में अब तक आया ही नहीं है। ये वाला चैप्टर लास्ट बार जो पेपर आया मई वाला, इसमें भी ये 4 ही नंबर का देखने को मिला, एक ही क्वेश्चन इसके ऊपर था पेपर के अंदर। उस हिसाब से इस चैप्टर के अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे, जो हमारा मॉड्यूल है, तो थोड़ा सा लेंथ ही ज्यादा है। लेंथ इन द सेंस क्योंकि बहुत ज्यादा इजी इन द वे ऑफ कि ये थोड़ा सा प्लानिंग के ऊपर चैप्टर है कि कैसे प्लान करते हैं ऑडिट, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऑडिट्स में। तो मोटा मोटा थोड़ा सा बीकॉम लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है कुछ टेक्निकल वर्ड्स के साथ में। तो ये चैप्टर में प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये लंबा है, इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, याद रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इशू क्या आएंगे कि लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, तो वो क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना, ये टेक्निकल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन इसकी अच्छी चीज क्या है कि ये 4 से किसी भी टाइम पे आने वाले किसी भी टाइम से ये 4 से 11 नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से टारगेट नहीं हुआ है और बच्चे इसको धीरे धीरे छोड़ के जाने लग गए हैं कि इतना बड़ा कौन करके याद करे, 4 नंबर का तो आता है पेपर के अंदर। उस वाले जब माइंडसेट को क्रिएट कर दिया जाता है उसके बाद ये एक बार फटता है। और ये आने वाले 2 से 3 अटेम्प्ट में किसी भी अटेम्प्ट में फटने वाला है कि कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम किसके ऊपर, एक प्लानिंग के ऊपर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर। 2 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिल जाएंगे। और ये अच्छी बात है, जैसे पिछली बार प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ गया था तो मुझे लगता है शायद प्रोग्राम के ऊपर ना आए। अदरवाइज अगर कोई पेपर ज्यादा टारगेट हो गया तो ये 12 नंबर का देखने को आराम से मिल जाएगा, जिसमें एक प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन भी डाल देंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीनों 4 4 नंबर में इनफ कंटेंट लेके आते हैं और 12 नंबर का बनने का दम भी रखते हैं। तो ऐसा एक पेपर होने वाला है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो 29 मार्क्स हैं ये हो सकता है दोबारा से 29 दिखे, बस इसकी रेशो चेंज हो जाए कि चैप्टर नंबर 2 के साथ में 29 टोटल बन जाए। 1 का एक क्वेश्चन आए, 11 के फिर से 2 क्वेश्चन आ जाएं, और उसके बाद में ये चैप्टर अपने आप में 12 नंबर का आ जाए। और एक क्वेश्चन तो पक्का आता है ये चैप्टर नंबर 6 से जो हमने कवर करा, 4 से 6 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा। तो घूम फिर के मेरा समझाने का मतलब ये कि ये 4 चैप्टर जब आपने प्रिपेयर करने हैं तो कीप अ टारगेट इन द माइंड कि दिस कैन बी और 30 मार्क्स इन द एग्जाम। सबसे इजी 30 मार्क्स स्कोर करने के यही 4 चैप्टर्स हैं आपके पास। इसके बाद में जर्नी डिफिकल्ट होने लग जाएगी, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ी सी पर्टिकुलर होने लग जाएगी, हर चीज के बारे में सेग्रीगेटेड तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, प्लानिंग एक बार की जाती है सारे ऑडिट की, एक बार स्ट्रेटेजी बनाई जाती है सारे ऑडिट की, सब कुछ एक बार करने वाला है। लेकिन इसके आगे जाएंगे, ऐसे 501 कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की बात करेगा, 505 बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा, सब कुछ पर्टिकुलर होता जाएगा, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मौका है कि इन 30 नंबरों को कभी ना छोड़ के जाए। ये 25 आ सकते हैं पेपर में, ये 32 भी हो सकते हैं पेपर में, लेकिन ये वाला ही एरिया है जो आपको 40 बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसको बहुत डिफिकल्ट करना भी इसमें ज्यादा डिफिकल्टी राइज नहीं करेगा। अगर एक सिंपल क्वेश्चन में 501 का बनाऊं और इसका नॉर्मल डिफिकल्ट भी बनाऊं तो दोनों का लेवल सेम ही बनेगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ओवरली डिफिकल्ट क्वेश्चन कर नहीं सकते। यही एक रीजन हो सकता है कि आपको पेपर में पॉइंट्स ही याद ना आए, दैट इज वन थिंग जो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको समझने में और इनको याद रखने में। क्लियर है? तो उस माइंडसेट से पढ़ना हमेशा कि इनको करते चलो, इनको तो अपने बार बार करना है, ताकि आपको कभी 40 के लिए सोचना ना पड़े। उसके ऊपर जितने मार्क्स लेने हैं डिपेंड्स अपॉन, बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा लगेगा चैप्टर उसको अपनी ऐड करते जाना कि मुझे और रिवाइज करना है, जो लगेगा मुश्किल है उसको साइड रखते जाना, जो मुश्किल वालों की एक लिस्ट कलेक्ट होगी उसका बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, हर किसी को 2 से 1, 1 से 2 चैप्टर
पूरे के पूरे ऑडिट के अंदर डिफिकल्ट लगते ही हैं, ये नेचुरल फॉर्मेट है इसका, इसको कोई नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो आपने माइंडसेट क्लियर रखना है कि यही 4 चैप्टर है जो मेरा बेसिक 40 बनाने में मुझे हेल्प करेंगे। उसके बाद की जर्नी आप लोगों के पास ओपन जर्नी, किसी को बैंक ऑडिट पसंद आएगा तो किसी को डिफरेंट एंटिटीज पसंद आएगा, आप उसमें से चूज करके अपना अपना 8 नंबर का अच्छा क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट वाला। क्लियर? चलो, चलो जी, इसको खत्म करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सर, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने 200 का स्टैंडर्ड पढ़ा, विच वाज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। उसके हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने 210 की बात करी, जिसका मतलब था कि हम एग्री करते हैं टर्म्स फॉर ऑडिट एंगेजमेंट की, तो हमें क्या क्या बेसिक लेवल पे चेक करना होता है। उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन इससे भी आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप उसकी बात करते हो कि मुझे किसी के साथ ऑडिट करना है और आप इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप सामने वाले को बोलो अपने आर्टिकल को कोई जाए क्या एंगेजमेंट लेटर बना के लेके आ, मैं इसको ऑडिट स्टार्ट करने वाला हूं, तो समझ लेना आपके बैक ऑफ द माइंड क्या शुरू हो जाती है ऑडिट की होनी, प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अब मुझे ऑडिट लेना है, ये मैंने कंफर्म कर लिया, मैंने प्री कंडीशंस चेक करके सब टिक करके देख लिया, ये बंदा एग्री कर रहा है, मैं आपको जैसी बुक्स चाहिए सर वैसी बुक्स बना के देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। आपने जो मेरे पास मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे नाम पे करी हैं, मैं उसे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता हूं कि मुझे आपको सारी बुक्स देनी है, एज पर एएफआरएफ देनी है, मुझे आपको क्या करना है इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से बना के देनी है, मुझे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, मुझे आपको सारे लोगों से बात करने का एक्सेस देना पड़ सकता है। ये सारी की सारी बातें वो बंदा जब मेरे सामने बैठ के एग्री करता है और मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, अगर सब कुछ ही सही लग रहा है तो क्यों ना मैं एक एंगेजमेंट लेटर बना दूं, फीस वगैरह हमारे बीच में एग्री हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट द ऑडिट। और जैसे ही मैं ये जर्नी पे करूंगा, क्योंकि ये बंदा जब यहां से निकल के जाएगा वापस, इसका सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे मेल करना पूरा का पूरा डेटा सेट, पूरा का पूरा ड्राफ्ट मेल करेगा ये अपनी कंपनी का, जिसमें सारा कुछ होगा, बैलेंस शीट होगी, पीएनएल होगा, सब कुछ जो इसने बना रखा होगा वो मेरे पास आने वाला है। तो मुझे उसके दौरान माइंड में क्या शुरू कर देनी चाहिए कि मुझे इस ऑडिट को प्लान कैसे करना है। अगर उसकी कंपनी छोटी होगी तो मेरी प्लानिंग भी छोटी होगी, उसकी कंपनी जितने साइज में होगी उसके हिसाब से मेरी प्लानिंग में क्या करेगी, डिफर करेगी। क्लियर है बात? तो उसी के लिए ये चैप्टर बना सर कि क्योंकि हम पूरे के पूरे ऑडिट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे कम इंपॉर्टेंस जिस स्टैंडर्ड को दी जाती है इन द थ्योरेटिकल वर्ल्ड, दैट इज एसए 300, सबसे कम इंपॉर्टेंस। इससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है हर कोई इस स्टैंडर्ड को, इसके अलावा चाहे उस स्टैंडर्ड में कुछ ना हो, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बट एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में समझ लेना 501 लगाने की नौबत तो तब आएगी जब आपने 300 के अंदर प्लान किया होगा कि मुझे इन्वेंट्री के अंदर 501 लगाना है। तो 501 की इंपॉर्टेंस एक्चुअली में कम ही है हमेशा, क्योंकि वो 300 की थिंकिंग के बाद शुरू होता है, 300 की थिंकिंग से पहले शुरू नहीं होता। तो कौन से स्टैंडर्ड्स लगाने, क्योंकि मैंने कैसे याद आएगा मुझे, चैप्टर नंबर 1 की तो चलो यहाँ बात ही नहीं करते, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करते, 11 में हम थे, 210 में गए, समझ लिया कि हमें आगे जाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। 220 में आए, प्लानिंग के दौरान में क्या याद रखना पड़ेगा कि सब कुछ क्वालिटी से करना है, सब कुछ के अंदर क्वालिटी रखे, जितनी भी एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, इंडिपेंडेंस वगैरह का ध्यान रखना है ताकि क्वालिटी रहे। क्योंकि हम एक वर्ड बोलते हैं, जो भी रिपोर्ट निकल के आए वो कौन सी रिपोर्ट निकल के आए, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब अच्छी क्वालिटी वाली रिपोर्ट निकल के आए, प्लानिंग अच्छी चाहिए उसके लिए। उसके आगे जब मैं ऐसे 230 में गया, मैंने इसकी तो में डेफिनेशन पढ़ाई थी, तब मैंने बताया कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे कुछ ऑडिट कंक्लूजन्स मैं निकाल के लेके आता हूं, जिसके बेसिस पे मेरा ऑडिट ओपिनियन क्या करता है, बना होता है कि ऐसे बना है। तो भैया जो ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म होंगे, ये कहां डिसाइड होगा, ऐसे 300 के अंदर, 300 के अंदर प्लानिंग करते हुए मुझे पता चलेगा मुझे कौन से वाले ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। इसकी जब मैं इसकी बुक्स देखूंगा, जब मुझे थोड़ा बहुत फील आएगी कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा लग रहा है, यहाँ लगा लेना चाहिए, यहाँ रिस्क कम लग रहा है, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीजें जब मैं प्लानिंग में डिस्कस कर रहा होता हूँ, तभी जाके मैं 300 के अंदर ये सारे काम करता हूँ। उसी के बेसिस पे मेरी क्या डिपेंड करती है, बनने वाली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि मेरी एक्सटेंट जो है मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब कितनी मोटी मेरी फाइल बनेगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, वो उस पर डिपेंड करती है कि मेरी प्लानिंग कितनी अच्छी थी। अगर मैंने प्लानिंग में कुछ मिस कर दिया तो इसका मतलब होगा कि मैं उसे क्या नहीं करूंगा, प्रोसीजर भी नहीं लगाऊंगा, प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा तो डॉक्यूमेंट भी नहीं करूंगा, तो अपने आप मेरी डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बेटर द प्लानिंग इज, बेटर बिकम्स द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो अपने आप चैप्टर नंबर 6 इस पे बहुत डिपेंडेंट करता है कि आपने प्लानिंग कितने अच्छे तरीके से करी होगी। क्या बात क्लियर है? यस, चलो। तो सर ये तो समझ आ गया कि इस वाले स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पॉइंट आता है कि सर हम ऐसा क्या करते हैं इसके अंदर कि ये अफेक्ट कर सकता है मेरे आने वाले स्टैंडर्ड। जैसे कि लाइनें शुरू होती है, बिफोर यू ऑडिट यू ऑलवेज मस्ट प्लान। तो सर पहले तो सबसे पहला टॉपिक आता है, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एग्जाम टॉपिक, बट ठीक है, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इन ऑडिट। कि सर क्या एडवांटेजेस हैं या क्या मिलता है हमें बेसिकली प्लान करके। अच्छा, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो सिंपल सिंपल कुछ कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, क्या अच्छे तरीके से मेरी टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाएगी,
पहले से प्लान करके चलूंगा। पता है मुझे इतना टाइम इन पे लगाना है, इतना टाइम मुझे किस पे लगाना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स पे लगाना है, इतना टाइम मुझे इतने काम पे करना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे पता है मैंने कितनी एरिया में कौन सी टीम भेजनी है, क्या करना है, तो मैं टाइम एंड कॉस्ट को अच्छे तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ दूसरा, प्लानिंग से बेटर रिस्क। आई गेस वाईफाई बंद हो गया था। स्क्रीन क्लियर है, तुम लोगों को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ऑल गुड। सिमरन, आंचल, नवनीत, लव। ठीक है। हाँ जी, तो किस पे थे हम, कि सबसे पहले पॉसिबल मिसस्टेटमेंट कहाँ से शुरू होती है मेरी, जैसे ही वो मेरे पास आके मेरे पास बैठा होगा, उसने मुझे बताना शुरू करा, मैंने नॉर्मली से क्वेश्चन पूछ लिया, यार बता थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में जिसका मुझे ऑडिट करना है, तो वो यूजुअली बोलता बोलता क्या कह गया कि सर मेरे पास तो ना कहीं मेरा तो पता नहीं चलता, मेरे पास तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाती है, कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं पता चलता, मैंने बिना बिल के कभी कभी 20-25 हजार में मेरे को रात गल्ला गिनता हूँ, तो ज्यादा निकल के आ जाते हैं कैश में, यही नहीं समझ आता वो आए कहां से। जब ये ऐसी ऐसी बातें करके मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, क्या मेरे माइंड में पॉसिबल में स्टेटमेंट्स क्रिएट हो जाएंगी कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार इसकी बातों में, मुझे कुछ एरियाज में जाके क्या करना पड़ेगा, अच्छे से चेक करना पड़ेगा। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो इंस्पेक्शन जो होने वाली डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट को चेक करने को, तो जो मैं इंस्पेक्शन करूंगा तो मुझे इन बातों का ख्याल रखना है कि ये कह रहा था कुछ बातें बिल से मैच नहीं करती, तो ये क्या बोली जाती है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ये अभी मेरे सामने कोई डेटा नहीं आया, ये मेरे को बस बातों बातों में एक आइडिया दे गया, जिससे मेरे को लग गया कि किसी एरिया के अंदर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बात क्लियर है? सर यू आर नॉट ऑडिबल, दिस इज न्यू, द वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ये पहली बार हुआ है। आवाज नहीं आ रही है, एक्शंस में बढ़ा दूं? यार यहां से तो जा रही है आवाज बहुत क्लियर। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जो ये सारी पॉसिबल में स्टेटमेंट्स को मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन सबको लेके मैं क्या करूंगा, पहले से प्लानिंग के दौरान ही उस वाले एरिया को ऑलरेडी इंक्लूड करके चलूंगा कि कहाँ पे इंस्पेक्शन पक्का लगेगी लगेगी, तो ये सारे एरियाज में मेरे को क्या बेटर हो रहा है, मेरा रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेटर हो रही है, तो इसी वजह से प्लानिंग क्या करती है, आपको इसमें हेल्प करती है। फिर जितने भी कंप्लायंस करने हैं मुझे स्टैंडर्ड के साथ में, जैसे उसकी मेरे पास बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से आती है, मुझे उसके अंदर इन्वेंट्री दिखेगा तो मैं लिख दूंगा आगे ऐसे 501 लगाना है, मुझे डेटर दिखेंगे तो मैं लिख दूंगा आगे ऐसे 505 लगाना है, मुझे सेगमेंट दिखेगी तो लिख दूंगा 501 लगाना है, मुझे लीगल कुछ भी दिखेगा कि लीगल अकाउंट बना हुआ तो लिख दूंगा ऐसे 501 लगाना है। तो जितना भी मेरे को कंप्लायंस करने हैं जिन भी स्टैंडर्ड्स के साथ में, क्या मैं प्लानिंग में इसी को पहले से प्लान करके चल लूंगा ताकि मेरे से कोई स्टैंडर्ड मिस ना हो जाए? द आंसर इज यस, तो उसको भी करके चल सकता हूँ। फिर कहीं ना कहीं अगर मैंने अच्छी तरीके से प्लानिंग करी है, तो मैंने बताया रिपोर्ट्स अच्छी इशू होगी, तो क्या चलता रहेगा साथ साथ, क्वालिटी हमेशा श्योर रहेगी कि क्वालिटी मेरी अच्छी निकल के आएगी। फिर क्या मेरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाती है अच्छी प्लानिंग से? द आंसर इज ऑलवेज यस। और लास्ट में मेरी कम्युनिकेशन एनहांस हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले से प्लान कर रखा है कि मुझे कहां पे क्या करना है, किससे बात करनी है। जैसे मैं पहले से लिस्ट लेके जाता हूँ किन बातों की, कि मुझे पता है मुझे इंटरनल लीगल काउंसिल से बात करनी है क्योंकि मुझे लिटिगेशन दिख रहे हैं, मुझे पता है मुझे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करनी है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लिस्ट चाहिए होगी, मुझे पता है मुझे फाइनेंस के हेड से बात करनी है क्योंकि मुझे कुछ एएफआरएफ के अंदर पता चला इन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कुछ अलग लिए हैं। तो पहले से मेरे माइंड में इनकी बुक्स को देख के एक आइडिया होगा कि कहीं ना कहीं मुझे किस लोगों से किस लेवल पे बात करनी है, तो मेरी कम्युनिकेशन ऑलवेज क्या रहेगी, एनहांस रहेगी। मतलब मैं ऑलरेडी अच्छी खासी चेकलिस्ट लेके उनके सामने जाऊंगा कि मुझे किस किस चीज का हमसे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स जब आप एक अच्छी प्लानिंग करके जाते हो, तो इन इन एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। क्या बात क्लियर है? यस, चलिए नंबर वन खत्म, नंबर टू, वन ऑफ द वेरी गुड टॉपिक,
अब जो 2 और 3 आने वाले हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर यही लाइन आपको देखने को मिलती है, प्लानिंग अ कॉन्टिन्यूअस एंड एन आइटरेटिव प्रोसेस। कि सर प्लानिंग जो है ना बहुत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे आप इसको करने के बाद किसी लेवल पे स्ट्रेटेजी में चले भी जाओ, उसके बाद आप ऑडिट प्रोग्राम बनाने चले भी जाओ, ये एक ऐसी चीज है जो पीछे आपके कहीं ना कहीं क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। जब भी आप वापस एक अपने ऑफिस में अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ मीटिंग रखोगे, ये प्लानिंग वाली स्टेज हमेशा रहेगी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई सिग्निफिकेंट मैटर ढूंढ लिया, फिर आप एक मीटिंग रखते हो, फिर आप प्लान करने बैठ जाओगे कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर का क्या करना है। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे आपका ऑडिट आगे चलता रहे, आगे जाता रहे, खत्म होने के पास भी आ जाए, दिस इज वन थिंग यू ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग विद। तो ये ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा क्या करते रहते हो, चला के रखते हो। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट का मतलब आपकी बुक्स में डिस्क्रीट लिखा हुआ है, सेपरेट यूज कर सकते हो। तो प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट फेज ऑफ ऑडिट, कोई सेपरेट फेज नहीं है कि पहले प्लानिंग की जाती है जो उसके बाद कभी प्लानिंग पे मुड़ा ही नहीं जाता, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ही आपने कुछ सोचा था वैसा नहीं निकल के आया, क्या वापस आना पड़ेगा अपने प्लान को ठीक करने के लिए? बिल्कुल आना पड़ेगा। तो planning is not a discrete phase of audit, but a continual and an iterative process that begins after completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit। तो जैसे ही आप कोई पुराना वाला ऑडिट खत्म करे, 2 वर्ड ढूंढेगा वो आपसे, जब आपने लाइन लिखी होगी आफ्टर कंप्लीशन, जब आपने पिछला वाला ऑडिट जैसे ही खत्म करा, और उसके बाद में आपकी क्या है, प्रीवियस ऑडिट के खत्म होने से लेके अगले ऑडिट के करंट ऑडिट तक शुरू होने तक सारी की सारी केस में क्या चलती रहती है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। क्योंकि जब आपने किसी कंपनी ने आपको, मान लेते हैं जैसे हम कंपनीज एक्ट में बोलते हैं 139(2) कि 5 ईयर्स के लिए क्या किया जाता है, आपको हायर किया जाता है, तो 5 साल के लिए आप आते हो, रोटेशन का प्रिंसिपल बोलता है। ओके ओके, सो कंटिन्यू नहीं होगी। ओके, पता नहीं कुछ भेजा था फिर डिलीट कर दिया, ऐसा था ना। चलिए, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ही आपने मान लो 5 साल के लिए मुझे ऑडिट के लिए किसी ने रखा है, तो मैं जैसे ही उसका पहला वाला ऑडिट प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करता हूं, तो क्या मैं साथ के साथ उसके नेक्स्ट ऑडिट के लिए प्लानिंग फेज शुरू कर देता हूं? द आंसर इज यस। तो वही लिखा हुआ है, बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट। तो जिस तरीके के जब तक मेरे को ऑडिट के लिए आपने रखा हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, पिछला खत्म होगा, अगले के लिए मेरी प्लानिंग क्या हो जाए करेगी, शुरू हो जाए करेगी। तो क्या कभी खत्म होगी ये? नहीं, जब तक मैं उस कंपनी का ऑडिट रहूंगा, प्लानिंग फेज हमेशा क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। Before identification and assessment of risk of material misstatement, planning requires consideration of matters such as, क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा 4 मार्क्स का पेपर में इस तरीके से कि कोई, अगर आपने बिफोर आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सर ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड है ना, ये 315 की देन है। जब 315 के अंदर हम जाके ढूंढते हैं कहां कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जिसके लिए हमारे पास बना है फंक्शन जिसे बोला जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप। राइट, तो ये 315 के दौरान हमारे पास आया था, 300 में नहीं आया था, तभी इसने लाइन लिखी है बिफोर आइडेंटिफिकेशन। अभी मैंने आइडेंटिफाइड असेस नहीं करी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि मैंने 315 लगाना ही नहीं शुरू करा। मैं भी कौन से स्टैंडर्ड में बैठा हूं, 300 के स्टैंडर्ड में बैठा हूं। 300 के बाद आएगा 315, इसीलिए कहना चाह रहा है कि 315 में जाने से पहले प्लानिंग रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ मैटर सच एज, कि प्लानिंग कुछ ऐसे मैटर को कंसीडर करने को बोलती है जो ये नीचे लिखे हुए, इनका ध्यान रखना। फिर आप 315 में जाओगे तो इन मैटर के बेसिस पे आपको क्या नजर आ जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ जाएगा। तो मतलब पहले मुझे इन मैटर्स की प्लानिंग करने को बोल रहा है, क्योंकि इसे पता है इस स्टैंडर्ड के बाद मैं कौन से स्टैंडर्ड पे पहुंचने वाला हूं, 315 पे। और वो मैं कहां जाके लगाता हूं, उस कंपनी के उस पोजीशन पे, जब वो कंपनी के ऑफिस में जाके। अभी तक ये काम मैं कहां कर रहा हूं, अपने ऑफिस में बैठ के। अभी तक मैं अपने कंपनी के अंदर हूं, मेरा जो सीए का ऑफिस है वहीं बैठा हूं, वहीं पे सारा काम चल रहा है। मैं और मेरी एंगेजमेंट टीम बैठी है, उस कंपनी की बुक्स खुली हुई है हर किसी के सिस्टम के ऊपर, और हम सब प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें रिस्क हो सकता है, उसमें रिस्क हो सकता है, क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना, सब मेरे ऑफिस में हो रहा है। तो प्लानिंग वाला कौन सी स्टेज है, जब मैं अभी अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकला हूं। जब मैं उसके ऑफिस में चला जाता हूं, पहला कदम रखता हूं, तो कौन सा स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, एस से 315। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कहां पे कर रहा है, आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। क्या आप उसके ऑफिस में हैं या आप अपने ऑफिस में? आप अपने ऑफिस में हैं तो 300 में, आप उसके ऑफिस में हैं तो 315 की कहानी शुरू हो चुकी होगी। क्या बात क्लियर है? यस, चलो। तो सर 315 में जाने से पहले इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बिफोर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्लानिंग रिक्वायर्स सर्टेन मैटर। सर कौन कौन सी बातें याद रखनी है? मुझे स्टैंडर्ड से याद रखना ज्यादा पसंद है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है। आप लोगों को रट्टा मारना होगा, पॉइंट्स याद रखने होगा, वैसे भी रख सकते हो, वट एवर यू फील राइट। तो मैं तो सोचूंगा भाई मेरे को बता कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हर कंपनी के ऊपर लगते हैं, जिसको प्लानिंग में आपको हमेशा कंसिडर करके चलना चाहिए। मतलब ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स हैं। कोई भी ऑडिट होगा तो हमेशा सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई देख ऐसा है, मटीरियलिटी ध्यान में रख लियो। हर ऑडिट के अंदर मटीरियलिटी क्या होती है, जरूरी होती है। तो क्या प्लानिंग के दौरान मुझे मटीरियलिटी का
का ख्याल रखना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मतलब कि मुझे डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी माइंड में रखना भाई, डिटरमाइन करनी पड़ सकती है, क्या करनी है, कौन से फैक्टर पे करनी है, पहले से प्लान करके चल लो, वहां पे टाइम मत वेस्ट करना। मैं अपने सीनियर स्टाफ को क्या कर रहा हूँ, ये गाइड कर रहा हूँ एज एन एंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिटर वट एवर यू से, मैं गाइड कर रहा हूँ अपने स्टाफ को कि भाई मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन करनी है, प्लान कर ली? उन्होंने कहा सर प्लान कर ली, बहुत बढ़िया। भाई कंपनी का ना ये 250 का स्टैंडर्ड हमें याद रखना आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन याद रखना क्या कि 250 का स्टैंडर्ड बताता हूँ, सारे के सारे जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कंपनी के, उसका कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रही कंपनी। इसके लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड बना है? 250 का स्टैंडर्ड बना है, जो ऑडिटर को बोलता है भाई कंपनी ने सारे के सारे लॉज रेगुलेशन सही तरीके से, पूरे तरीके से उसको क्या कर रही है, कंप्लायंस तरीके से चल रही है नहीं चल रही। तो कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर तेरे को नजर आएगा तो ऑडिटर तेरे को अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में क्या करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड बना है? ऐसे 250। तो फाइंडिंग एनी नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू लॉज एंड रेगुलेशन, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है एज एन ऑडिटर। तो क्या मुझे पहले से कंपनी पे लगने वाले लॉज, कंपनी पे लगने वाली रेगुलेशंस के बारे में प्लान करके चलना पड़ेगा? तभी पता चलेगा कंपनी पे ये लगता है लेकिन कंपनी इसको नहीं फॉलो कर रही, तभी तो पता चलेगा कि वो क्या कर रही है, नॉन कंप्लायंस कर रही है। क्या प्लान करना पड़ेगा इसके बारे में? द आंसर यस। 250 में कंपनी की जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी के ऊपर क्या अप्लाई होता है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर अप्लाई होता है तो, एंड हाउ एंटिटी कंप्लाइज विद इट, क्या एंटिटी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, ये भी मैं पहले से माइंड में प्लान करते हुए चलूंगा। क्या बात क्लियर है? क्या ये सब कुछ मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, कर सकता हूँ। उसके बाद में सर, अगर मुझे लगता है जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स मुझे लगाने एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब एस से 520, ये मेरा रैप में सबसे तीसरा पॉइंट आता है, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इंस्पेक्शन, उसके बाद तीसरा आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हुए या नहीं करना? ये भी कहानी मैं कब डिसाइड करता हूं, अपनी प्लानिंग के स्टेज पे। कहने का मतलब सर, क्योंकि मुझे इसमें क्या मिलता है, सीटी आर मिलता है, तो मुझे ये देखना है क्या कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है दोस्त, क्योंकि क्या मेरे को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई हुई कंपनी की 2 साल की आई होगी, यस और नो? जब भी मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है किसी कंपनी से, क्या करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के साथ में आती है? प्रीवियस ऑडिटेड बैलेंस शीट भी मिलती है और करंट ईयर का जिसका मुझे ऑडिट करना होता है वो भी मिलती है। अगर मैंने ही उसका ऑडिट करा है तो मान लो वो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो कंपनी भेजे ना भेजे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं उन दोनों को, मेरे को दो सामने स्टेटमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा 2 ईयर ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे और इसके पीछे ऐसे, तो ये वाला ईयर होता है जो मेरा करंट वाला ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा भी होता है। यहाँ पे मिलेंगे करंट फिगर्स जो आ रही हैं, यहाँ मिलेंगी प्रीवियस फिगर्स जो आ रही हैं। तो जैसे ही मैं इसको देख रहा था, देखते देखते मैंने एक जगह पे सेल्स देखा और मुझे पता चला करंट प्रीवियस ईयर में 5 लाख की कंपनी की सेल्स थी और यहाँ पे एक जीरो ज्यादा लगी हुई है, 50 लाख हो रखते हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला कि भाई ये तो 5 लाख से 50 लाख, इतना बड़ा चेंज, तो मैंने कहा यार सीटीआर में अगर मैं जाता हूँ, टी नाम की चीज होती है जिसे बोला था ट्रेंड, यार ये तो ट्रेंड से बहुत ही आउट है। 5 लाख को 7 लाख हो सकता था, 5 लाख में 20% बढ़ सकती तो 6 लाख हो जाता, 30% बढ़ती तो 7.5 लाख हो जाता। सेल्स ऐसे ही बढ़ती है, सेल्स 5 लाख से 50 लाख कब होती है? एकदम से इतना बड़ा क्या चेंज आया? कुछ तो कुछ मेजर हुआ होगा, कुछ ऐसा बिक गया जो पहले होता ही नहीं था कंपनी में, ऐसा क्या हुआ है? अब इससे क्या आता है ध्यान, क्या कोई फिक्स एसेट तो नहीं बेच दिया इतना बड़ा 45 लाख का और सेल बुक कर लिया हो? कुछ नहीं पता, कंपनी तो सेल बुक करिए, सेल किसी भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे को पहले दिन ही समझ आ गया, इसको देख के मैंने अभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ बुक्स का ड्राफ्ट देखा था, मुझे पता चल गया। ये कंपैरिजन मॉडल फॉलो करके मैंने कंपेयर करा दोनों सेल्स को, सी टी को देखा, ट्रेंड मैच नहीं कर रहा, रेशियो निकाली तो पता चला भाई साहब ये तो बहुत बड़ी जंप है। ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे बता रही है कुछ तो रिस्क है इसके अंदर। बट क्योंकि अभी मैं 315 नहीं लगा रहा हूं, बिफोर हूं, तो मैं बस इतना प्लान करके चल रहा हूं कि मुझे इसको रैप की तरीके से क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मैं ऐसा वेट नहीं करूंगा आखिरी दिन जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तक जाऊंगा फिर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊंगा, नहीं, पहले से ही समझ आ रहा है ऊपर ऊपर से ही गड़बड़ लग रही है, तो स्टार्टिंग में ही जाके रैप जो बेसिक फंक्शन होता है मेरा उस कंपनी में पहुंचने के बाद, मैं वहीं पे इसको क्या करने लग जाऊंगा, शुरू से ही लगाने लग जाऊंगा, क्योंकि यहां मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या क्लियर है? हो सकता है जेन्युइन सेल्स हो, कुछ हुआ होगा, उन्होंने मार्क भी कर रखा होगा, बट क्या मेरे माइंड में डाउट क्रिएट हुआ? क्या मेरा बनता है उसको क्लियर करना? द आंसर इज यस। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो बाद में पता चलेगा जब हम एक्चुअली में चेकिंग इसकी करेंगे। क्या बात क्लियर है? यस। उसके बाद में सर, क्या मुझे जैसे ही मैंने कंपनी की फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और थोड़ा नीचे गया, नीचे जाता जाता मुझे एक वर्ड दिखा, गुडविल। जैसे ही मुझे यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड नजर आया, मैंने कहा भाई ये कैलकुलेशन करना मेरे को नहीं आता है, दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज एरिया। आता इन द सेंस मेरा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन बेटर है इस कंपनी को इसके बेसिस पे मुझे क्या करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए। तो क्या इन्वॉल्व करना है या नहीं करना एक्सपर्ट, क्या मैं प्लानिंग स्टेज में डिसाइड करके रख लेता हूं? द आंसर इज यस। जैसे ही मेरे सामने ड्राफ्ट आता होगा, कुछ वैल्यूएशन नाम की टर्म दिखती होगी, रीवैल्यूएशन नाम की टर्म दिखती होगी, गुडविल नाम की टर्म दिखती होगी, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट नाम की टर्म दिखती होगी, ऐसी बड़ी बड़ी
ऑडिट टर्म्स हैं जिनके लिए किसका रोल प्ले करना पड़ता है हमें, एक्सपर्ट का। आप भी हो सकते हो एक्सपर्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपने रजिस्टर्ड वैल्यू का कोर्स कर रखा है आफ्टर सीए, देन यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको क्या लाना पड़ेगा, एक अच्छा एक्सपर्ट लाना पड़ेगा। बट ये मुझे कब प्लान करना है, 300 के दौरान प्लानिंग में ही मैं सोच के चलता हूं, क्योंकि उसे भी पहले से बताना पड़ेगा भाई तेरी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है ड्यूरिंग माई ऑडिट। क्या बात क्लियर है? तो किस बंदे को हायर करना है ये भी आप पहले से करते हो। लास्ट में क्या मुझे परफॉर्मेंस में कौन से वाले कोई और रैप लगाने की जरूरत है या नहीं है, ये 500 के अंदर बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे प्रोसीजर दे रखे हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सारे मेरे पास 500 में बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो मुझे कहीं पे भी लग रहा है कोई और प्रोसीजर की जरूरत है या नहीं है, तो वो भी मैं क्या क्या करके चलता हूं, पहले से प्लान करके चलता हूं। तो मतलब ओवरऑल प्लानिंग के दौरान अगर आप स्टैंडर्ड वाइज जाओगे तो कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना 300 या तो 200 से शुरू हो। जो सबसे पहले एक चीज नॉन कंप्लायंस की आती है 250, उसके बाद 320 का स्टैंडर्ड आता है मटीरियलिटी, उसके बाद 520 का स्टैंडर्ड साथ में याद रख सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड बचता है 500 का और 620 का, मतलब सारे 2020 वाले 320, 520, 620। उसके बाद में आपको 500 का स्टैंडर्ड में कुछ भी और लगाना है तो 500 लगेगा, और 250 का स्टैंडर्ड एक अलग से याद रखना है, ये बोल के कि जो मेरे सिलेबस में नहीं है वो यहाँ पे आता है। क्लियर है? अगर ये याद रहेंगे तो इनसे नाम याद आ जाएगा, ये याद नहीं रखने तो नाम याद रख लो। मतलब मुझे स्टैंडर्ड याद रखने ज्यादा इजी लगते हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? यस, चलिए। ऑनलाइन वाले यहां तक क्लियर है दोनों टॉपिक्स? यस और नो? यस सबको? तो सर इस टॉपिक को मैं क्या बोल के चलता हूं, मैं इसको बोल के चलता हूं रैप से पहले वाला रैप। कि सर एक तो मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता हूं, एक उससे पहले ही से ही मैं कौन कौन से एरियाज में रिस्क है ये भी प्लान करके चल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये वो 315 से पहले लगाने वाला क्या है, एक छोटा सा रैप है जो मुझे हमेशा फॉलो करके चलना चाहिए। बट ये प्लानिंग स्टेज पे लगता है, एग्जीक्यूशन स्टेज पे नहीं लगता। 315 में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, इंक्वायरी करूंगा, जाके ऑब्जर्वेशन करूंगा, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहां पे मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? यस, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कमाल का टॉपिक जिसे बोला जाता है पिया पिया ओ पिया पिया। सर कौन सा टॉपिक है ये? सबसे बड़ा टॉपिक है जो 210 के दौरान भी काम आया था। हमने जब नेक्स्ट पिछला स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, हम 230 जब हम उसकी बात कर रहे थे कि यार 230 की बात कर रहे थे जब चैप्टर नंबर 6 में, तब भी ये वाला एक वर्ड आया था प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट करके या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करके, कि सर ये क्या होती है। प्लानिंग के दौरान में एक टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कि सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के। तो बेसिकली दो एलिमेंट्स है प्लानिंग के, ए और बी। दो एलिमेंट से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। कि जब भी तुझे प्लानिंग करनी है, तेरे को ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट, मतलब जो तू ऑडिट करने वाला है उसके दौरान होने वाली एक्टिविटीज में जो पहले एक्टिविटीज होती है बिल्कुल प्लानिंग के दौरान, वो कौन सी एक्टिविटीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता, उन एक्टिविटीज की बात करेगा। जो अब तक हमने पढ़ा सेम लिख के आना है क्या। परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज असिस्ट करता है ऑडिटर को आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट में अफेक्ट द ऑडिटर्स एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। तो जो तो ऑडिट एंगेजमेंट को प्लान और परफॉर्म करने वाला है, उसको अगर कुछ अफेक्ट कर सकता है, कोई भी आने वाला इवेंट या कोई भी आने वाला सर्कमस्टांसेस, उसको आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करने का काम करती है तेरी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अगर तू इनको परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली क्या कर पाएगा, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट कर सकता है। सर कौन कौन सी होती है वो? पहला, सबसे पहला कह रहा है भाई तू अंडरस्टैंड कर लियो पहले द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या हमने 210 में पढ़ी थी पूरी की पूरी द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि 210 क्या बोलता है हमारे को, किन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अंदर क्या आ जाती है, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। उसके आगे लाइन लिखी हुई थी टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो हम लेटर भेजते हैं वो किस लिए भेजते हैं, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बचे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो। उनको क्लियर करने के लिए हम क्या करके चलते हैं पहले से ही। तो ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आता है कौन सा वाला स्टैंडर्ड, 210 का स्टैंडर्ड। कि भाई ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट मतलब प्लानिंग के दौरान ही मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करके रखनी चाहिए, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कल तुम आके बोलो ये तो आपने बताया नहीं था करोगे, ये तो आपने बोला नहीं था मेरे को करना है, ऐसी सारी बातें ना हो कल। इसकी वजह से ये मैं पहले से ही क्लियर करके चलता हूं। दूसरा, वो सारे परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हमने पढ़ा था, एलिमेंट आता है 220 के अंदर, एलिमेंट नंबर 3 एस से 220 टू एक्सप्लेन द सेकी। तो कि पहले से ही तुझे वो प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करके चलने हैं जो तुझे लगता है कॉन्टिन्यूएंस करने में क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ या किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए पहले से तुझे पता है ये मुझे करके रखने चाहिए, उसे पहले ही करके रख ले। मतलब जो सिग्निफिकेंट मैटर तेरे को लगता है डिस्कस करके रखने चाहिए उसको करके रख ले। जो तेरे को पता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, मैं एथिकल हूं नहीं हूं, इंडिपेंडेंट हूं नहीं हूं, मेरे करने वाले इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये सब कुछ प्लानिंग में ही करके देख लियो भाई। ये ना हो आज ऑडिट करने के बाद पता चले मेरा तो पार्टनर उसका कंपनी का डायरेक्टर निकला। ये सारी बातें पहले से ही देख लेना, क्या करके रख दे,
प्लानिंग में ही। फिर सी का क्या मतलब था? सी का क्या मतलब था? कैपेबिलिटी, कि भाई तेरे को अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए पहले से। तूने रिलायंस का ऑडिट ले तो लिया और तेरे पास टीम सिर्फ 10 बंदों की है, 10 बंदों का की टीम क्या रिलायंस का ऑडिट कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी कैपेबिलिटी, तेरे पास टाइम, तेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, ये सारी बातें तुझे कब करके रख लेनी चाहिए? प्रीलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट्स के दौरान ही। और लास्ट में आई, आई से क्या था? इंटेग्रिटी। उस वाले क्लाइंट की इंटेग्रिटी तेरे को लगता है अच्छी है, मार्केट में उसका नाम ठीक है, एटीट्यूड वाला बंदा तो नहीं है, रेपुटेशन बुरी तो नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सारे के सारे एरियाज को तुझे पहले से ही अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करके रख लेना चाहिए। तभी जाके तू क्या करने घुसना, ऑडिट करने घुसना, तेरे को ये प्लानिंग के दौरान ही क्या करना होता है? कवर करके चलना होता है। तो 210 का स्टैंडर्ड आपको पहले से कवर करके चलना है, 220 में सेकी वाला पॉइंट, और 220 का एक और पॉइंट कौन से वाला? इंडिपेंडेंस वाला। मैंने बताया था इंडिपेंडेंस को एक अलग ही इंपॉर्टेंस दी है। क्या वैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंस हमने कवर कर लिया यहाँ पे? कर तो लेते हैं मोटा मोटा, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसको सेग्रीगेटली द्वारा से लिखना भी जरूरी समझा कि इवेल्युएट कर लियो भाई कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसमें स्पेशली इंडिपेंडेंस की बात करिए एज पर एस 220 टू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंस। कोई भी तेरे को लगता है प्लानिंग एंड प्रोसीजर में कोई भी थ्रेट नजर आ रहा है, कोई भी सेफगार्ड नजर आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट की पॉलिसीज एंड उसका प्रोसीजर, आने वाले उसके थ्रेट्स एंड उसके सेफगार्ड्स को तू क्लियरली पहले से करके क्या करियो? प्लान करके चलियो। तो ये तीन बातें हमें क्या करके चलनी होती हैं? पहले से प्लान करके चलनी होती है। ये तीन एक्टिविटीज कहां लिखी हुई है? कौन से टॉपिक में? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्वेश्चन आएगा कि सीधा सीधा पीईए क्लियरली लिखा होगा, आपको ये 3 पॉइंट्स लिख के आने होंगे। क्लियर है सर? एक पीआई किस लिए की जाती है? असिस्ट करने के लिए ऑडिटर को, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करने के लिए। क्या चीज? इवेंट और सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी प्लान एंड परफॉर्म करने की या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब वो पहले से अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेके चलेगा तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। पहले से वो प्रोसीजर परफॉर्म करके रखेगा सेकी वाले सारे, तो सारे कुछ अच्छा हो जाएगा, उसे पता होगा मुझे इसका ऑडिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे वो सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, स्पेशली इंडिपेंडेंस वाले को पहले से क्या करके चलना चाहिए? प्लान करके चलना चाहिए। सारे इंडिपेंडेंट की पॉलिसी एंड प्रोसीजर में फॉलो कर रहा हूं, कोई मुझे थ्रेट नहीं नजर आ रहा। अगर आ रहा है तो मैंने उसके बारे में क्या ले लिया होगा? ऑलरेडी सेफगार्ड ले लिया होगा। एक क्लाइंट में एक मेरे पास आर्टिकल उठ के आया, कह रहा था मेरे पास उस कंपनी के 5 शेयर पड़े हैं जिसका आप ऑडिट लेने वाले हो। मैंने कहा भाई तुम्हें 5 शेयर बेचो, अभी खत्म कर इसको। क्या मैंने खत्म करवा दिया? तो क्या वो सेफगार्ड मैंने ले लिया? बिल्कुल। अब उसका कोई शेयर नहीं है तो मैं उसको ऑडिट आराम से क्या कर सकता हूँ? एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्या बात क्लियर है? यस। तो ये वाला टॉपिक वैसे अच्छे से हमने करा है चैप्टर नंबर 11 में, जिसने नहीं लगाया वो लगाएगा तो कवर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो कैसे याद रखना है? सिंपल याद रखना है, 210 220 220। क्या अब तक हम स्टैंडर्ड वाइज चल रहे हैं सारा? यस सर नो? स्टैंडर्ड जितने याद रहेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा सर। प्री पिया में मैंने आज तक ऐसे याद रखा हुआ है, एक 210 का पॉइंट है, 210 में एक ही पॉइंट है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस। 220 के दो मेन पॉइंट, सबसे पहले वाला सेकी वाला पॉइंट जिसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस एक्सेप्टेंस, दूसरा वाला एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट। क्लियर? इस तरीके से हम इजीली याद रख सकते हैं। सर बी पार्ट, एलिमेंट्स के अंदर जो दूसरा पार्ट है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के पास, उसे बोला जाता है प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर वो क्या कह रहा है? अब कहानी आगे बढ़ रही है, प्लानिंग से खुद को शिफ्ट कर रही है स्ट्रेटेजी की तरफ। तो सर प्लानिंग एक्टिविटीज में कहता है प्लानिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती है दो चीजें। फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, जिसे यूजुअली ओएस मॉडल बोला जाता है, और डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो वगैरह प्लानिंग के अंदर जब आपको लगता है आपने पिया वगैरह कर लिया, आपने ये समझ लिया क्या क्या मुझे जाके चेक करना है, आपने वो बिफोर वाला काम सारा कर लिया, छोटे वाला रैप लगा लिया, सब कुछ लगाने के बाद अब एक्चुअली टाइम आया आपको प्लानिंग एक्टिविटीज को आगे लेके जाने का, जिसमें आपने देखना है कि मेरे को कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ऑडिट करते हुए। प्लान तो मैंने बना लिया, अब क्या प्लान के हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी डेवलप होती जाएगी? ये चेक करने जाना है तो ऐसे करूंगा, ये चेक करने जाना तो वैसे करूंगा, ये देखना है तो ऐसे देखूंगा, ये देखना है तो वैसे देखूंगा, ये पूछना है तो इससे पूछूंगा, ये पूछना है तो उससे पूछूंगा। ये सारी की सारी मेरी क्या है? स्ट्रेटेजी है, जो मुझे बेस्ट आउटपुट देगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, इसके बेसिस पे मैं एक अच्छा सा क्या रेडी कर लूंगा अपने पास? प्लान रेडी कर लूंगा कि दिस इज माय प्लान, और ये मैं अपनी एंगेजमेंट टीम को दे दूंगा। तुम लोग ये चेक करोगे, इससे बात करोगे, तुम लोग ये चेक करोगे, इससे बात करोगे, तुम लोग ऐसे करोगे, वैसे बात करोगे, सब कुछ बना के मेरे हाथ में क्या आ जाएगा? मेरे प्लान आ जाएगा। क्लियर है? चलो। तो सर प्लानिंग एक्टिविटीज में दो बातें याद रखनी है, एक एस्टेब्लिश करती है स्ट्रेटेजी, एक डेवलप करती है प्लान। अब पढ़ेंगे आगे जो मेन टॉपिक शुरू होता है, विच इज एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। कि सर स्ट्रेटेजी के अंदर अब हमें करना क्या होता है? स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें। कौन कौन सा? सर ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द एसटीडी। सबसे पहले तो एक वर्ड याद कर लो दिमाग में, रिटर्न, जैसे ही आपके स्ट्रेटजी माइंड में आना चाहिए साथ में ही वर्ड याद आना चाहिए एसटीडी। कि सर जैसे ही हम स्ट्रेटजी बनाने निकलते हैं, तीन चीजों पे हमारा फोकस जाता है स्ट्रेटजी के अंदर। सबसे पहले स्कोप क्या है, उसके बाद टाइमिंग, उसके बाद डायरेक्शन। कि जो मेरी स्ट्रेटजी होगी उसके स्कोप में कितना कुछ है, कितना कुछ मुझे स्ट्रेटेजाइज करना है, फिर कितने टाइम है मेरे पास उसको करने के लिए। जैसे मुझे पता है मेरे को ऑडिट कंप्लीट करने के लिए 2 ही महीने हैं, तो मेरे को पता है 2 महीने में मुझे इस स्कोप को कवर करना है,
तो मेरी उसके लिए क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए। तो ये सारा का सारे को एक साथ सम अप करने को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजी बोला जाता है, जिसमें आपके पास एक स्कोप होता है, होने कितने टाइम पीरियड में करके देने वाला वो काम होता है, टाइम होता है, और उसके बेसिस पे आप अपनी क्या बना के चलते हो, डायरेक्शन बना के चलते हो। जब ये तीनों काम आप एक साथ जोड़ देते हो तो उसे क्या बोल दिया जाता है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना। क्लियर है बात? तो सर, गाइड करेगी अगर आप अच्छा आप करोगे एसटीडी एंड गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान, और जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उसके बेसिस पे आपका एक अच्छा ऑडिट प्लान बनता जाएगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 3, मार्क, अगर तुम्हारे बुक्स नहीं है तो बुक्स आएंगे, मार्क कर लेना। 4 मार्क्स बहुत काम का है। 4 मार्क्स के अपने अपने टॉपिक्स हैं सारे, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा 4 मार्क्स आएगा तो आसान है याद रखना, सबकी सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखनी है। लेकिन अपने आप में इसमें इतना दम है कि ये अपने आप में हर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनता है, मैंने वही बताया था, पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। चलो जी, इसको कवर करने पे थोड़ा वक्त लगाएंगे। क्वेश्चन पहला क्या आ सकता है सर, पहला क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स बता दो भाई, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करते हो जब भी तुम एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने निकलते हो। तो हम पहले सिर्फ फैक्टर पे फोकस करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने बोला सर, पहला था स्कोप, एसटीडी याद रखा मैंने। तो मैंने बोला आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जो डिफाइन कर रही है उसके स्कोप को। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे ऑडिट के अंदर जो आ रही हैं, जो मेरे स्कोप को डिफाइन करती है, मतलब जिससे मुझे पता चलता है मुझे कितना सारा काम क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्कोप ढूंढता हूं फैक्टर्स में। दूसरा, टाइमिंग की बात करेंगे। ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and nature of communication। मेरे पास ऑलरेडी एक डेट होती है कि मुझे इस दिन पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी, तभी आगे वाला कंपनी का प्रोसेस फॉलो हो पाएगा। क्योंकि पहले मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी, फिर कंपनी इशू करेगी मार्केट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब जाके शेयर होल्डर्स की मीटिंग एजीएम हेल्ड होगी। सबको पता है 30 सितंबर को एजीएम होती है, तो पता है हमारे को कि हमें कितने टाइम पीरियड पे क्या देनी होती है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। क्या ये मेरे माइंड में पहले से होगा? अब जब मेरे माइंड में टाइमिंग होगा तो क्या मैं अपना सारा का सारा काम उससे पहले कवर करके रखूंगा ताकि मुझे टाइम मिल जाए रिपोर्ट देने का सही टाइम पे। तो वो वाला प्लानिंग भी मुझे स्ट्रेटेजी के दौरान ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें मुझे पता है कि मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट क्या है, ताकि मैं टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करके रख सकूं, पहले से प्लान करके रख सकूं। तो मेरे स्कोप के अंदर ये वाली चीज भी, स्कोप के अंदर कह रहा हूं, मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर ये वाली चीज भी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो पहले वो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढी जिससे मुझे मेरा स्कोप नजर आ रहा है। दूसरा, मैंने अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ढूंढा कि मुझे अपनी रिपोर्ट कब तक देनी है और वो कम्युनिकेशन मुझे कैसे करना है। 2 चीजें ढूंढ ली मैंने। तीसरा, किसकी बात आएगी, डायरेक्शन की, एसटीडी। कंसीडर द फैक्टर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। फिर मैं देखूंगा कौन से वाले फैक्टर्स हैं जिसको जो सिग्निफिकेंट लग रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट करने हैं अपने टीम के एफर्ट्स। क्या मैं अपने स्कोप के बेसिस पे अपने टीम के एफर्ट्स डायरेक्ट करता हूं? यस और नो? मैंने एक स्कोप बनाया कि ये चेक करना है, तो फिर ही मैं अपनी एंगेजमेंट टीम को बोलूंगा तुमने ये चेक करना है। तो मेरे स्कोप के बेसिस पे ही मेरी क्या क्या डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। मुझे पता चल जाएगा स्कोप के बेसिस पे, जो मेजर वाला स्कोप है वहां मैं सीनियर को लगाऊंगा, खुद को लगाऊंगा, जो छोटा वाला स्कोप वाला एरिया होगा वहां अपने जूनियर स्टाफ को लगा दूंगा। तो उनको कैसे डायरेक्ट करना है मेरा स्कोप मुझे क्लियर कर देता है। तीन, चौथा, consider the results of the PIA and determine whether the knowledge acquired from the other engagement is relevant। बहुत सिंपल पॉइंट है, चौथा पिया याद रखना है बस, कि मुझे कंसीडर करके चलने हैं जो ऊपर रिजल्ट्स किसके निकल के आए थे, इस पिया के निकल के आए थे। जो मैंने टर्म्स लिखी थी उसका रिजल्ट, जो मैंने सैकी लगाया उसका रिजल्ट, जो मैंने अपना इंडिपेंडेंस वगैरह करी, इनका जो भी रिजल्ट आया है, क्या उसके बेसिस पे मेरी स्ट्रेटेजी में कोई भी चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी मैं क्या करके चल लूंगा, कवर करके चल लूंगा। और लास्ट वाला पॉइंट, असरटेन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे रिसोर्सेज जो मुझे यूज करने हैं, मुझे उनकी नेचर क्या है, कितने टाइम के लिए यूज करने हैं, कितने ज्यादा यूज करने हैं, मतलब उसका नेचर टाइम और एक्सटेंट मुझे पहले से ही क्या करके रखना पड़ता है स्ट्रेटेजी में। तो ये स्ट्रेटेजी की हमने क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी के फैक्टर्स। जब भी कोई स्ट्रेटेजी आपने स्टेब्लिश करनी है, कौन से फैक्टर्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि कुछ आपसे मिस ना हो जाए ऑडिट के अंदर। सबसे पहले मुझे स्कोप क्लियर करके चलना है, फिर मुझे टाइमिंग क्लियर करके चलना है, फिर मुझे उसके बेसिस पे डायरेक्शन बना के चलनी है, फिर पिया का जो आएगा रिजल्ट उससे कुछ भी इंपैक्ट आ सकता है क्या मेरे में, वो मुझे कंसिडर करके चलना है। लास्ट, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका नेचर टाइम और एक्सटेंट मुझे पहले से प्लान करके चलना है, ताकि मैं किसी जगह पे फालतू में क्या ना कर दूं, अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करूं, अच्छी वाली अपने इंपॉर्टेंट स्टाफ को किसी ऐसे एरिया में ना लगा दूं जहां पे उनका काम नहीं है। ये सारा कुछ मैं पहले से प्लान करके चलता हूं। तो क्वेश्चन अगर सिंपल आएगा, फैक्टर्स बता दो, तो ये 5 नाम आपने लिख के आने हैं, आपको 4 नंबर या 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उतने मिल जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? यस, एसटीडी, पिया, रिसोर्सेज। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि एसटीडी होता है, फिर पिया का रिजल्ट आता है, और फिर क्या जाता है, रिसोर्सेज मुझे कैसे असरटेन करने हैं ये ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी के क्या है, स्ट्रेटेजी के फैक्टर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या वर्ड दिखेगा आपको, फैक्टर्स दिखने वाला है। तो फैक्टर्स वर्ड से कंफ्यूज नहीं होने की, फैक्टर से याद रखो नहीं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के स्टेब्लिशमेंट के क्या पढ़े हैं अभी हमने, सिर्फ फैक्टर्स पढ़े हैं। यहां तक क्लियर? यस, ऑनलाइन वाले यहां तक सब कुछ डन है? चलें आगे।
लवप्रीत, मनीषा, आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है। प्लीज स्टॉप मी इफ यू फील लाइक कि मुझे दोबारा कराना चाहिए तो। क्लियर है? निशा का तो आ गया, लवप्रीत का नहीं आया, चलो अभी और आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट वन सर, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। जो मैं ऑडिट परफॉर्म करने वाला हूं, एंगेजमेंट को हमेशा किससे याद रखेंगे, ऑडिट से। ऑडिट एंगेजमेंट पूरी बोली जाती है। तो सर ये जो मैं ऑडिट करने वाला हूं, मुझे इस ऑडिट में आइडेंटिफाई करनी है वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा स्कोप कितना बड़ा है। क्या मुझे सब चेक करना है या मुझे कुछ कम चेक करना है? क्या मुझे चेक नहीं करना? क्या मुझे ही चेक करना है? क्या मैं अपनी एंगेजमेंट टीम से चेक करवा सकता हूं? मतलब मुझे अपना स्कोप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कितना काम है और कितने टाइम में उसको क्या करके देना है, मुझे ऑडिट को कंप्लीट करके देना है, ताकि रिपोर्ट अपने टाइम पे क्या हो जाए, बन के आ जाए। क्या ये स्टेप्स क्लियर है? हमारे माइंड में पहली क्या होती है, सिचुएशन ये होती है कि भाई कितना काम करके देना है बता दो। जितना काम होगा उसके हिसाब से मैं टाइम प्लान करूंगा, अपने रिसोर्सेज प्लान करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा आपकी रिपोर्ट किस दिन बन के आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, जुलाई के पहले हफ्ते में आएगी, तीसरे हफ्ते में आएगी। ये सब कुछ मैं तभी बता सकता हूं जब आप पहले मुझे मेरा क्या क्लियर करोगे, स्कोप क्लियर करके चलोगे। तो सर स्कोप में क्या क्या आता है, पहला सबसे पहले स्कोप के अंदर आता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आइडेंटिफाई करनी है, नेचर ऑफ बिजनेस, सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मुझे उस कंपनी के अंदर उसकी बिजनेस सेगमेंट्स को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी बिजनेस सेगमेंट्स है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, SA 501, या फिर इंडेस तो मुझे पता है 103, आपको मुझे एएस का नाम नहीं याद। इंडेस 103 नहीं, 103 सॉरी, क्या था सेगमेंट रिपोर्टिंग का इंडेस, स्क्रिप्ट द इंडेस नेम यार। एक इंडेस है सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, 103 115 और है। तो मुझे क्या करनी है, मुझे बिजनेस सेगमेंट्स कि भाई एक कंपनी की कितनी सेगमेंट्स है, क्या एक ही सेगमेंट वाली कंपनी है या बहुत बड़े सेगमेंट वाली कंपनी है, क्या इससे मेरी प्लानिंग इफेक्ट होगी, मेरा स्कोप बढ़ेगा घटेगा, यस और नो? अगर मेरी सेगमेंट ज्यादा होगी A B C D तो क्या मेरा स्कोप बढ़ जाएगा, आंसर इज यस। अगर सेगमेंट होगी सिर्फ ए तो क्या मेरा स्कोप छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे देखना है नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट कितनी मुझे ऑडिट करनी है, जहां के बेसिस पे मुझे अपनी स्पेशलाइज नॉलेज लगानी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, मुझे वो सारी इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स देखनी है जो रेगुलेटर्स ने मुझसे मांगी है, कि रेगुलेटर ने बोला भाई तेरे को इस चीज पे तो रिपोर्ट करके मुझे देनी ही देनी है। जैसे क्या हुआ, मैंने जब ऑडिट करने गया, मैं तो ऑडिट कर ही रहा था, C&AG उठ के आ गया, कह रहा यार मेरे को भी एक रिपोर्ट बना के दे दियो, इसका मुझे थोड़ा सा एक्सपी वो लग रहा है, एक्सपेंडिचर ऑडिट इन्होंने गलत कर रखा है, फालतू एक्सपेंडिचर लगा रही है कंपनी, मुझे भी तेरा क्या चाहिए, हेल्प चाहिए होगी। मैंने कहा ठीक है सर। साथ में मेरे पास एपी भी आ गया उठ के, कहता है भाई मुझे भी चाहिए इनकी रेगुलेटरी वाली रिपोर्ट, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं एक बार सेबी की रिपोर्ट भी बना दी। और मैंने कहा ठीक है सर, आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। जब ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मेरे लिए बढ़ेंगी तो क्या मेरा स्कोप बढ़े जा रहा है, क्या मेरा स्कोप बढ़ेगा, ये सारा काम करने में तो वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो मुझे टाइमिंग के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे सबसे पहले क्या क्लियर होना जरूरी है मेरे माइंड में, स्कोप। स्कोप के बिना तो मैं आपको टाइम ही नहीं दे सकता जी। आपने मुझे यही नहीं बताया कितना काम करके देना है, तो मैं आपको कब बताऊं कितने देर में ओवर हो जाएगा। पहले आप मुझे क्लियर करो लिस्ट ऑफ वर्क आई हैव टू परफॉर्म, कितने पे मुझे सिर्फ साइन करना है, कितने पे मुझे डील चेकिंग करनी है, कितने पे मुझे कम चेकिंग करनी है। ये सारा कुछ जब मेरे माइंड में क्लियर होगा, देन आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द डेट कि ये मेरा ऑडिट कब तक खत्म हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? जैसे कोई बोलता है रिव्यू कर दो जी, तो रिव्यू के लिए हो सकता है मैं आपको बोलूं 15 दिन में हो जाएगा, यही आपने वर्ड कन्वर्ट करके बोलते मेरा ऑडिट करना है जी, मैं आपको 2 महीने से कम का टाइम ही नहीं दूंगा। तो ये किस पे डिपेंड करा, स्कोप पे, क्योंकि मुझे पता है रिव्यू में तो दो प्रोसीजर लगाने हैं, इंक्वायरी करनी है और एनालिटिकल प्रोसीजर दे रखा है, इसको करने में कितना ही वक्त लगेगा। पर जैसे ही मैं ऑडिट में आऊंगा सारे स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, तो अपने आप मेरा स्कोप क्या हो गया, बढ़ गया। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट जाननी होती है, कितना बड़ा बिजनेस है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट का मतलब कैसे याद रखेंगे, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा साइज और नेचर होगी उतनी ज्यादा मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। दूसरा, कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो मुझे फॉलो करनी है, अगर किसी भी रेगुलेटर ने बोल रखी है, सेकंड मेरे माइंड में वो आना चाहिए कि वो भी मुझे कंसीडर करके चलनी है। मतलब मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो बनेगी बनेगी AR प्लस C&AG रिपोर्ट प्लस सेबी रिपोर्ट हो सकता है, प्लस फेमा रिपोर्ट हो सकता है, प्लस कोई और रेगुलेटर की रिपोर्ट, ये सब प्लस प्लस होता जाएगा तो मेरा स्कोप बढ़ता जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये समझ आ जाएगी भाई ऑडिट इतने टाइम में खत्म करना पड़ेगा, तभी हम CAG पे लग पाएंगे, तभी हम सेबी पे लग पाएंगे, सारा कुछ पैरेलल में नहीं चल सकता। क्लियर है? तो मुझे उसके लिए टाइम उस हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ेगा। तीसरा, AFRF सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास आएगी वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, आपकी अपनी कंपनी की नेचर जो है उसके हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। क्या? AFRF हमने समझा था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नाम की ही टर्म एग्जिस्ट करती है पूरे उसके अंदर,
अकाउंट्स के अंदर ये जो एप्लीकेबल वर्ड जुड़ा होता है, ये किससे जुड़ा होता है? कंपनी की नेचर से जुड़ा होता है। अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हो तो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अलग होगा। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या होगा? अलग होगा। एक कंपनी बनाती है बैलेंस शीट पीएनएल, एक कंपनी बनाती है इनकम स्टेटमेंट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों का फ्रेमवर्क क्यों अलग है? क्योंकि एक कंपनी कौन सी वाली है? प्रॉफिट वाली है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। एक कौन सी कंपनी वाली है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो उसके हिसाब से आपका एएफआरएफ चेंज हो जाता है। अब मेरे सामने अगर यही नहीं मेरे को पता होगा आपका एएफआरएफ क्या है, तो मैं किस हिसाब से अपना ऑडिट प्लान करूंगा? मुझे किसके ऊपर रिपोर्ट बना के देनी है? कैसे क्लियर होगा? और क्या पता पीएनएल और बैलेंस शीट ज्यादा टाइम मांगती हो, इनकम एक्सपेंडिचर हो वो तो कम टाइम मांगता हो। तो उस हिसाब से मेरा क्या हो सकता है? टाइम भी क्या करने वाला है? डिफर करने वाला है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड यूज क्या है भाई आपका? मेरा जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट कि सर, उसके बाद लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या? एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। अगर मुझे प्रीवियस ऑडिट मैंने ही करा था आपकी कंपनी का, और उसके पास मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्या पड़े हैं? ऑडिट एविडेंस पड़े हैं, जिनका मैं यूज करके इस साल को भी मेरे लिए ऑडिट थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे क्या होता है यूजुअली इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं, उसमें बोला गया, एक टर्म बोली गई, जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तब आएगी, कि इंटरनल कंट्रोल्स, अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर हो तो आपको हर साल में इंटरनल कंट्रोल को बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि कंट्रोल आज कुछ और है तो अगले साल में बदल जाएगा। छोटा मोटा चेंज आ सकता है लेकिन मेजर चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए तो इसलिए क्या बोला गया कि एक तीन, जो आप 3 ऑडिट कर रहे हो तो उसमें कोई एक बार ये क्या कर सकते हो? इंटरनल कंट्रोल को चेक कर सकते हो, वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट। ये लाइन मिलेगी हमें सुनने को। तो वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट का क्या मतलब है? जब तक तीसरा ऑडिट तक नहीं पहुंचते हो, पुराने वाले इंटरनल कंट्रोल को क्या करके चल लो? यूज करके चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये आईसी हमारे स्टैंडर्ड्स ने क्या कर रखा है? अलाउ कर रखा है। तो उसके बेसिस पे जो मेरे को ऑडिट एविडेंस मान लो पिछले साल मिले थे, क्या वो कंट्रोल्स अब बदले? आंसर इज नो। तो अगर वो कंट्रोल्स नहीं बदले, इसके मतलब वो ऑडिट एविडेंस मेरे इस बार भी यूज हो सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ऑलरेडी मेरे पास अगर कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है मैं एक्सपेक्टेड यूज कर पाऊंगा ऑडिट एविडेंस का, तो उससे क्या होगा? क्या मुझे वो प्रोसीजर वापस लगाने पड़ेंगे? नहीं। तो क्या मेरा वक्त बच जाएगा? यस। तो क्या मुझे कुछ एक्टिविटीज को पुराने वाली एक्टिविटीज से ही मेरी आगे चली जाएंगी? द आंसर इज यस। तो उस वो वाला भी चीज मेरे स्कोप में रहती है कि क्या मैं कुछ प्रीवियस ऑडिट का यूज कर पाऊंगा, तो उस हिसाब से मैं अपना स्कोप डिफाइन करूंगा। नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ वापस करना है, तो इसका मतलब है, मतलब सिंपल बात, दो चीजें हुई है। इंटरनल कंट्रोल पे या तो यस आएगा, या तो इंटरनल कंट्रोल पे नो आएगा। अगर मुझे लगा प्रीवियस वाले यूज कर पाऊंगा, मतलब इंटरनल कंट्रोल पहले वाले चल जाएंगे, मेरा स्कोप कम हो गया। अगर मुझे लगता है नहीं कर पाऊंगा भाई, वो वक्त आ गया है, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, जिन लोगों ने कंट्रोल्स बनाए थे वो नहीं रहे, साइज बड़ा हो गया कंपनी का, ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आ गए, तो पता चल गया इंटरनल कंट्रोल पुराने वाले काम नहीं करेंगे, नया दोबारा से चेक करना पड़ेगा। और दोबारा से चेक करने का मतलब है मेरा स्कोप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो मेरा टाइम भी कितना लगेगा? फिर ज्यादा लगने वाला है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, कि जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किए बिना एक एंगेजमेंट की आप कभी भी क्या नहीं कर पाओगे? अपना स्कोप नहीं क्लियर कर पाओगे। और स्कोप नहीं होगा, जब एस नहीं होगा तो टी भी नहीं होगा, टी नहीं होगा तो डी भी नहीं हो सकता। क्या बात क्लियर है? यस और नो? हमेशा एसटीडी से याद रखेगा। अगर एस क्लियर नहीं है तो टाइमिंग नहीं बता पाओगे, टाइम नहीं बता सकते तो डायरेक्शन कैसे दोगे? कितनी देर में क्या करना है किसी को? तो वो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले मेरे स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो? यस। तो सबसे पहले क्या करना है सर? जल्दी से मेरे साथ साथ, पहला नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस सेगमेंट की, पहले तो नेचर एंड साइज कितना बड़ा है ये देख लो। दूसरा, जल्दी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बाय द रेगुलेटर, कि भाई इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सी बड़ी रेगुलेटर रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे पूरी करनी है। फिर तीसरा, एएफ आरएफ मुझे ध्यान में रखना है। और चौथा, कि मैं प्रीवियस एविडेंसेस का एक्सपेक्टेड यूज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। दीज आर द 4 एरियाज जो मैं अगर याद रख के चलूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा स्कोप कितना बड़ा है। अब अगर मुझे मेरा स्कोप क्लियर कर दिया किसी ने, मैनेजमेंट ने, मैंने सब कुछ करके मैंने बोला सर आपका स्कोप क्लियर कर देते हैं, डोंट वरी, ये भी मेरी ए बी सेगमेंट है, बता दिया कि बी सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, बढ़िया जी। दूसरा, कोई सर आपको नहीं चाहिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सिर्फ आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, बहुत ही अच्छा सर, मैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हूँ, ये रहा मेरा एएफआरएफ शेड्यूल 3 प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर प्रीवियस ईयर का कोई एविडेंस आप यूज नहीं कर सकते, मेरी मैनेजमेंट चेंज हो गई है। क्या मेरे माइंड में स्कोप आ गया? आंसर इज यस। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छा भाई ये सब करना है। अब इसके बेसिस पे टाइम काम आता है कि सर मेरे से मैनेजमेंट सवाल पूछेगी, सर ये कब तक करके दे देंगे आप ऑडिट? वहीं बैठे पूछ लेगा पहले दिन ही, मैं कहूंगा सर रुक जाओ थोड़ा सा, पहले ऑडिट समझ लेने दो, आते हैं उस पे। तो जब उसने कहा सर अब तो मैंने स्कोप क्लियर कर दिया, अब तो बता दो, मैं कहा अब बता सकता हूं। अब मेरा काम आ गया आपको ये बताने का किस दिन आप मेरे से एक्सपेक्टेड क्या मान सकते हैं, मेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन होकर आपके पास आ जाएगी। तो सर कहता है कि क्या करें उसके लिए? मैंने कहा बहुत बढ़िया, बताता हूं सर कैसे बनेगा ये। अब मेरी टीम, जो मेरे पास टीम बैठी है आर्टिकल वाली, वो सीखने, हम लोग भी क्या करने जाएंगे? आर्टिकल में सीखने जाएंगे कि भाई ये कैसे देता है एक सीए बना के टाइम। तो समझो उस टाइम पे सीए की एक्टिविटीज क्या होंगी। सीए उस टाइम पे सबसे पहले क्या बनाएगा? एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। वो एक टाइम टेबल का फॉर्मेट बना के क्या करेगा? आपको दिखाएगा कि देख भाई
स्कोप क्लियर हो गया सबको, सबने सुन लिया क्या स्कोप बताया इस कंपनी बंदे ने जो बैठा था। चला जाएगा बंदा, उसके बाद ये बात होती है इंटरनल रूम में। तो मैंने बोला जैसे हम भी बात करते हैं कि भाई सबको समझ आ गया क्या स्कोप है, सबने बोला सर समझ आ गया, काफी कुछ लग रहा है ऑडिट में चेक करने वाला। मैं कहा बिल्कुल सही है, ऐसा करो इसको लिस्ट डाउन करो, आ जाओ एक टाइम टेबल बनाते हैं। अब एक टाइम टेबल बनाना शुरू करा। उसके बाद में ऑर्गेनाइज करी मीटिंग्स विद द मैनेजमेंट टू डिस्कस द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट। सबको बिठाया मैंने साथ में और एक मीटिंग रखी। मीटिंग में मैंने क्या डिस्कस करा उनसे, नेचर टाइम और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, कि भाई क्या नेचर आई है, कितना रिस्की लग रहा है, उसके बाद कितना टाइम में खत्म करने के ये लोग प्लान कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा बताओ, सारे अपना अपना व्यूज दो। सीनियर वाले लोग बताओ कितना टाइम लगेगा आइटम को चेक करने के लिए, जूनियर वाले बताओ कितना टाइम चाहिए आप लोगों को। ये सारी मेरी क्या हो रही है, एक मीटिंग में डिस्कशन हो रही है। तो मीटिंग में हम क्या बनाने निकले, टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने के लिए मैंने क्या रखी, मीटिंग। फ्लो समझ आ रहा है, इसी तरीके से याद रखना। सबसे पहले मुझे क्या बनाना होता है, टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने के लिए मैं क्या रखता हूँ, मीटिंग रखता हूँ, जिसमें मोटी मोटी मैं नेचर टाइम और एक्सटेंट के बारे में क्या करता हूँ, बात करता हूँ। ये करने के बाद मैं डिस्कशन करता हूँ मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ऑडिट। फिर उसके बाद में मेरी डिस्कशन शुरू होती है मैनेजमेंट से कि भाई हाँ भाई स्टेटस ऑफ ऑडिट क्या चल रहा है, जैसा हमने इन मीटिंग में डिसाइड करा था क्या वैसा सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, भाई पता है ना हमने टाइम टेबल में क्या टाइम लगा रखे, तुम्हें लग रहा है सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, क्लियर कर लो। वो कहेगा सर टेंशन मत लो, हो जाएगा तब तक ऑडिट। मैं कहा बहुत बढ़िया। लास्ट में नेचर एंड टाइम ऑफ द कम्युनिकेशंस अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो जितने भी आपस में एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मतलब मैं, मेरे पार्टनर्स, मेरे आर्टिकल स्टाफ, पूरी की पूरी जो मेरी टीम है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होंगी, मतलब क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस तो करेंगे, ऑडिट में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो वो सारी चीजें, उसका नेचर एंड टाइमिंग मुझे साथ साथ में क्या करके चलना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ आप साथ में लेके चलोगे, इन सबके बेसिस पे ही आप क्या बना के रख सकते हो, एक अच्छा टाइम टेबल। तो मैं पूरे टाइम टेबल में सारी चीजें लिख के चलता हूँ कि हमारी मीटिंग, पहली मीटिंग के बारे में क्या क्या डिस्कस होगा, जैसे जैसे स्टेटस आ रहा है वो क्या आ रहे हैं, कितना आगे जा सकता है। उसके बाद में मैनेजमेंट में रिगार्डिंग द टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या रहने, क्या लग रही है, कब आने वाली है। और लास्ट में पूरी की पूरी कम्युनिकेशंस मेरी जो भी एंगेजमेंट टीम और मेरे बीच में हो रही हैं, ये सारी चीजें मुझे बताएंगी कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड डेट क्या निकल के आ सकती है। क्योंकि मैं अकेला एक डेट नहीं दे सकता, क्योंकि क्या परफॉर्म करने वाले ऑडिट मैं और मेरी एंगेजमेंट टीम दोनों है। करना तो उन्होंने है, मैं तो उनको डायरेक्शन दे सकता हूं। तो इसमें कैसे होगी, क्या होगी, ये सारी बातें हमेशा ये वाला आंसर कैसे याद रखना है, इसमें मैक्सिमम डिस्कशंस हो रही है। डिस्कशन से ही क्या निकल के आती है, डेट निकल के आती है। क्या बात क्लियर है। तो सर जैसे ही मैं डिस्कशन करूंगा, सबसे पहले मैं टाइम टेबल बनाना प्रिपेयर करना शुरू करूंगा एक अच्छा, कि ऐसे ऐसे करना है भाई सारा। सबने बोला सर बहुत बढ़िया लग रहा है टाइम टेबल, तो आज जो मीटिंग रखते हैं, नेचर टाइम एक्सटेंड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे स्टेटस ऑफ ऑडिट कुछ पता कर लेंगे। जब वो आ जाएगा तो टाइप एंड टाइपिंग सोच लेंगे क्या हो सकती है रिपोर्ट की। और लास्ट में जो भी हमारी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होनी है, वो सारे भी हम साथ में क्या करके चलेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे। क्योंकि जब आपके पास सारा ऑडिट हो जाता है, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है जिसमें आप एक दूसरे के साथ क्या करते हो, डिस्कशन करते हो। क्योंकि आपने क्या बनाना है इसके ऊपर, ओपिनियन बनाना है। क्या बात क्लियर है। मेरा ऑडिट तो मैंने कर लिया, प्रोसीजर मैंने लगा लिया, प्रोसीजर से क्या निकल के आएंगे, ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस को के ऊपर मेरी क्या लगेगी, प्रोफेशनल जजमेंट। तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे, कंक्लूजन्स के अंदर। अब वो वाली चीज के लिए क्या टाइम नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ ये कम्युनिकेशन करना कि हाँ भाई क्या लगता है, क्वालिफाइड देना चाहिए, क्या लगता है अनमॉडिफाइड देना चाहिए, क्या लगता है इसको छोड़ दें, क्या लगता है इसको कंसीडर करें, क्या लगता है वो एक जो डेटर नहीं मिला उसके बारे में ज्यादा किसी को सीरियस लग रहा है, परवेजिवनेस नजर आ रही है। ये सारे डिस्कशन का भी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तभी जाके आप किसका एक दे पाओगे, डेट दे पाओगे, ऑडिट रिपोर्ट की एक डेट दे पाओगे। क्या बात क्लियर है, यस और नो, यशिका, सबको क्लियर है। ऑनलाइन वाले नवनीत, लवप्रीत, यस। तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी। इसके ऊपर आप लोगों को इसको और बेटर समझाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा अनरिलेटेबल नजर आता है। तो मुझे नहीं पता तुम लोगों को ऐसा लगा नहीं लगा, बट ये हमेशा से एक अनरिलेटेबल कंसेप्ट है। तो इसको रिलेटेबल करने के लिए ना इसका एक अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है। जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो जा सकता है चैप्टर नंबर 2 में। एक बहुत बड़ा टेबल सा बना होगा किसी क्वेश्चन का। ये वाला। मई 25 एग्जाम, ऐसा कुछ भेजते हैं तो बच्चे डर जाते हैं बस। देखिए कैसा क्वेश्चन था, और कुछ आंसर नहीं है। मैं कोई समझाना चाहूंगा कि आप कभी क्वेश्चन देख के डरे मत। ऐसा सा आपको एक टाइम टेबल देखने को मिलता है। देखिए क्या कह रहा है,
So both has recently joined an audit firm as an article clerk. He was in the process of assembling the audit working papers in the audit file of Corp Limited as per the instructions of his senior. तो उसे असेंबल करने का काम दिया, वर्किंग पेपर्स को 230 वाला काम दिया इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वाला. While assembling he noticed फॉलोइंग वर्किंग पेपर्स इन ऑडिट फाइल. तो क्या जो मैं टाइम टेबल बनाता होऊंगा, क्या वो मेरी ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन में लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा. तो जब वो वर्किंग पेपर्स को साइन कर रहा था, उसे एक शीट मिली. उस शीट के ऊपर ऐसी सी कोई शीट थी जिसपे टाइमिंग ऑफ ऑडिट एक्टिविटीज करके लिखा हुआ था. ऐसा कुछ हमारे हमने बनाया होगा जब उसे देखने को मिला किसी आर्टिकल को सुबोध. उसने क्या देखा, एक तरफ लिखा हुआ है एक्टिविटी, एक तरफ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टाइमिंग, कि भाई कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होती हुई हमें क्या लग रही है, नजर आ रही है. जैसे कि मैंने बोला ऑडिट की प्लानिंग शुरू हुई जुलाई 1 23 को, कब तक चली? जुलाई 5 तक. 5 दिन मेरे को प्लानिंग में लग गए. ऑडिट फील्ड वर्क मेरा शुरू हुआ 10 जुलाई से. मैंने बंदे को बोला सर मैं आपके पास आ रहा हूं 10 जुलाई को, मतलब एस से 315 मैं यहां लगाना शुरू करा. यहां पे क्या लगाया मैंने? एस से 300. क्या समझ आई बात? यस. प्लानिंग चल रही थी 300 का स्टैंडर्ड, 5 दिन चली. ऑडिट फील्ड वर्क शुरू हुआ 315 कब से शुरू हुआ होगा? 10 जुलाई से, जब मैं उसके पास फील्ड वर्क करने पहुंच गया. उसके बाद में जो भी निकल के आया उस फील्ड वर्क में 10 जुलाई से 20 अगस्त तक, उसके बाद हमने बैठ के क्या करना शुरू करा? उसका रिव्यू करना शुरू करा. मैनेजर लेवल पे रिव्यू हुआ 21 को. उसके बाद में एंगेजमेंट पार्टनर हम लाते हैं. जब क्वालिटी कंट्रोल करना होता है तो एंगेजमेंट, सॉरी ये तो रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर है नॉर्मल. एंगेजमेंट पार्टनर ने फिर जब मैनेजर ने बोला सर मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, एक बार आप भी देख लो, मतलब पहले सब कुछ हुआ, मेरे सीनियर लेवल के मैनेजर ने उसको चेक करा. अब ये कहानी मेरे पास आ गई चेक करने को. मैंने बोला 3 दिन लूंगा मैं इस ऑडिट रिपोर्ट को देखने के लिए जो तुम बना के लेके आए हो. क्या बात क्लियर है? यस. उसके बाद में EQCR अपॉइंट करना पड़ा क्योंकि लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट था. लिस्टेड एंटिटी ऑडिट कभी नहीं हो सकता बिना किसके? EQCR के. तो मैंने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को बुलाया. मैं कहा सर आप एक बार देख लो, बड़ा ऑडिट है, आपको तो नहीं लग रहा कुछ मिस हो गया? तो उसने बोला ठीक है सर 2 दिन मेरे को दो, मैं आपको चेक करके बताता हूं. उसने अपने 2 दिन लिए. फिर रिस्पॉन्स ऑन द ऑडिट मेमो. अब जो भी मेरे पास आया था ऑडिट मेमो मैंने बनाया था, उसके ऊपर जो कंपनी ने मुझे भेजा था कि सर हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ सही है, मैंने उसको रिस्पॉन्स करने में 1 दिन का टाइम लिया कि हाँ यार जो आपसे मैंने पूछा था सब कुछ बता दिया, कुछ रह गया होगा तो मैं वापस आपको भेज दूंगा. उसकी डिस्कशन वगैरह एंड होने के लिए 1 दिन लग गया. फिर उन पार्टनर्स ने रिव्यू करा इंटरनली पोस्ट रिस्पॉन्स ऑन ऑडिट मेमो. अब जो मैंने उसके अंदर बोला था कि सर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसको देख लेना, उन्होंने भी एक आधा दिन लिया होगा देखने में, रिस्पॉन्ड करने में. मतलब टू वे कम्युनिकेशन चल रही है, समझ रहे हो? सारा ऑडिट हो गया. कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स लास्ट में बच जाते हैं. मैंने उसको चेक करा, मैनेजमेंट ने बोला हमने सबके आंसर कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. मैंने चेक करा, मुझे लगा 2 3 में प्रॉब्लम है, मैंने वापस भेजा. पार्टनर फिर से उसे इंटरनली रिव्यू कर रहे हैं, 1 दिन का टाइम वो भी ले रहे हैं. चीजें चल रही हैं, ठीक है. फिर वापस जब सब कुछ निकल के आया, वापस मैंने किसको बुलाया? EQCR. क्योंकि EQCR कौन से मैटर में इंटरेस्टेड होता है? सिग्निफिकेंट मैटर में. तो ये जो सिग्निफिकेंट मैटर इधर लेना देना वापस आगे गए, इसको क्या वापस देखना पड़ेगा? उसको बिल्कुल देखना पड़ेगा. वो कहेगा सर मुझे भी दिखा देना एक बार जब आंसर आ जाए पार्टनर का. मैंने कहा सर आप भी देख लो. 1 दिन उसने फिर से ले लिया. लास्ट में मेरे को पता चला अगर ये सब इस डेट तक होगा तो मुझे फाइनलाइज करने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना टाइम लगेगा? 2 दिन और लग जाएंगे. ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो भी यहाँ पे आया हुआ रिजल्ट अगर कुछ ऐड आउट करना पड़ा, मैंने 2 दिन उसके रखे. और लास्ट में फिर मुझे पता चला मेरी इश्योरेंस रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब हो सकती है? September 3 2023 को जाके हो सकती है. इस तरीके से मैंने 1 जुलाई को अपना, जब मेरे पास ऑडिट आया तब मैंने शुरू करा. उससे मुझे ये सारी चीजें मेरे माइंड में पहले से प्लानिंग में होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या करवाना है, किस किस से करवाना है, कितना कितना टाइम लगेगा. तब जाके मोटा मोटा मैं क्या दे सकता हूं आपको, एक डेट प्रोवाइड कर सकता हूं कि सर कब जाके मुझे लगता है आपका टाइमिंग है कि 3 सितंबर को मुझे लगता है आपको मेरे से रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए. बफर प्लस माइनस 1 और 2 आप रख लेना. ऐसा बोल के चलते हैं. क्या बात क्लियर है? यस. तो सर क्वेश्चन क्या है? द अबव वर्किंग पेपर लिस्ट certain factors which are considered by the auditor while establishing the audit strategy. तो कह रहा है जो above working paper की जो लिस्ट है उसमें कुछ certain factors हुए हैं जो ऑडिटर ने कंसीडर करे हैं जब वो अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा था. एक्सप्लेन हाउ दीज कंसिडरेशंस हाइलाइटेड इन द अबव वर्किंग पेपर कुड हैव हेल्प्ड द ऑडिटर. कैसे उसकी जो बनाई हुई ये चीज है, ऐसे उसको कैसे उसने क्या किया होगा, ऑडिटर को हेल्प किया होगा जब वो अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बना रहा था. क्या क्वेश्चन समझ आया? यस. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे आया पेपर में? जैसे ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ अब तक एमटीपी में आया है तो हाई चांसेस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. ऐसा क्वेश्चन सिंपल आया था. आप जब एस्टेब्लिश कर रहे होते हो OAS, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, द ऑडिटर शैल असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट. आपको ये वर्ड ढूंढना है पूरे के पूरी कहानी के अंदर, ये मिल जाएगा. एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. आप बताओ वो कौन से वाले केसेस हैं जिसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का हेल्प करता है अचीव करने में. क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो उसका आंसर लिखना है हमारे को टाइमिंग ऑफ द ऑडिट में. पूरा क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिले, आपने इसको कुछ नहीं करना होता. क्या करना होता है? जो आपने आंसर आपको आता है वही लिखना होता है कि सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम सेट करते हैं S, T और D जो ऑडिटर को गाइड करता है अपने ऑडिट प्लान को डेवलप करने में.
इसके दौरान कुछ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जो ऑडिटर को स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करते हुए सोचने पड़ते हैं, जो उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं, स्पेशली द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। क्या यहां तक बात समझ आई? बिल्कुल सर। उसके अंदर कुछ इंस्टांसेस का मैं बताना चाहूंगा। नंबर वन, आपको उसे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें इसको पूरी और मीटिंग्स क्या ऑर्गेनाइज करनी है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद उसे मैनेजमेंट से डिस्कशन रखनी पड़ेगी, इसकी एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड रिपोर्ट कब तक दे दोगी मैनेजमेंट। उसके बाद उसे एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन क्या रहेगी, स्टेटस कब तक बताते रहोगे। और लास्ट में होने वाली मीटिंग जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच में हुई है, ये सारी बातें उसको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। तभी क्या आगे क्या बन के आएगा, एक अच्छा ये बन के आएगा। और यही उसकी मदद करता है ऑडिट को, टाइमिंग को एस्टेब्लिश करने में। तो ये आपका आंसर हो गया, यहां पे लिख दिया हमने। इसी की वजह से हेल्प करता है ऑडिटर को द प्लान द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बात क्लियर है? कुछ भी हो क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपने टाइमिंग ऑफ ऑडिट पे कहानी है, ये पूरा का पूरा पॉइंट यही। मैं इसको पूरा क्वेश्चन जब मेरे पास आता, मैं सिर्फ ये लाइन पढ़ता, बस मेरे को कुछ नहीं लेना देना था। मैं पूरा वक्त भी ना खराब करता कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ता। मेरे लिए ये पूरा का पूरा बॉक्स टोटली इररेलेवेंट है। मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, टाइमिंग ऑफ ऑडिट। मेरे सब्जेक्ट में इससे ऊपर कुछ है ही नहीं कि टाइमिंग ऑफ ऑडिट को प्लान करने के लिए कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आई हैव नो अदर ऑप्शंस जो आप मेरे को दो। मुझसे तो पूछ ले इसमें कौन सी डेट आएगी, क्या आएगी, है ही नहीं मेरे सिलेबस में। और मैं इसको सोच भी नहीं सकता हूं। तू जैसे मर्जी प्लान कर, यार तेरा ऑडिट है, क्या ये किसी कोई और बंदा प्लान करता तो यही डेट रहती? द आंसर इज नो, कुछ भी डेट हो सकती थी। उसे लगता मुझे तो ये ऑडिट फील्ड वर्क प्लान करने में जुलाई 10 से जुलाई 20 ही लगेगा, हमें क्या लेना देना, तेरे को कितना भी लगे भाई। तेरे के सबसे ऑडिट के साथ तेरे को 10 दिन लगते 10 दिन होंगे, 1 महीना लगता 1 महीना होगा। मेरे लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन रिलेवेंट है, टाइम वेस्ट क्वेश्चन था। आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे, आंसर क्या आना है? सिर्फ वही 6 पॉइंट्स जो अभी हमने बात करी है। क्या बात क्लियर है? क्या क्वेश्चन समझ आ गया, वो टॉपिक भी समझ आ गया? यस। चलो चलते हैं वापस फिर, अगर आ गया तो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें ऑलवेज ट्राई कि आप इस क्वेश्चन को साथ में मार्क करके चलें कि ये पढ़ना है, ताकि टॉपिक थोड़ा सा और क्लैरिटी देता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो याद रखना कि कैसे याद रहेगा, याद रखना जैसे टाइमिंग की बात आएगी, आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, टाइमिंग से टाइम टेबल। और साथ में क्या जुड़ा होता है इसके वर्ड, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात आएगी, तब आपको कौन सा वर्ड याद आना चाहिए, सारा का सारा, मीटिंग्स। ये दो वर्ड ऐसे याद रखने हैं। जब भी टाइमिंग की बात आएगी तो क्या याद रखना है वर्ड, टाइम टेबल। पहला पॉइंट आ गया टाइम टेबल। जब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से साथ ही जुड़ा हुआ था, उससे क्या वर्ड याद आएगा, मीटिंग्स। मीटिंग्स में आपने डाल देना है सारी की सारी मीटिंग्स मैनेजमेंट के साथ में, सारी की सारी मीटिंग्स स्टेटस ऑफ ऑडिट के ऊपर, सारी की सारी मीटिंग्स और डिस्कशन ऑडिट रिपोर्ट की टाइमिंग को लेके, सारी की सारी मीटिंग्स एंगेजमेंट टीम के साथ में। क्लियर है? ये सारे पॉइंट मीटिंग से याद रखने हैं, वो टाइम का टाइम टेबल से याद रखना है। दैट्स इट, यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। चलो जी, चलते हैं आगे। कंसीडर फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इन डायरेक्शन। अब कहानी आती है सर, मैंने अच्छे तरीके से स्कोप प्लान कर लिया, यस। मैंने उसके बेसिस पे टाइमिंग प्लान कर ली, एक टाइम दे दी, जैसे उस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। मैंने 3 सितंबर की उसको डेट ऑलरेडी दे दी। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने प्लानिंग के दौरान नहीं करा, स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि हाँ 3 सितंबर तक मोटा मोटा हो जाएगा भाई खत्म। मैंने रिव्यूअर को कंसीडर कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, फील्ड वर्क का टाइम भी लगा लिया, अच्छा खासा टाइम लगाया, 5 दिन एक्स्ट्रा ही रखे हैं। सब कुछ करने के बाद एक दो बफर डेट रख के मैंने मान लिया कि 3 सितंबर तक मेरा ऑडिट खत्म हो जाएगा। अब जो मैंने पूरी की पूरी टाइमिंग की, वो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई थी और इनसे इतनी सारी मीटिंग्स करी थी, अब मेरा काम आ गया उसे डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का, कि सर कंसीडर द फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि सर डायरेक्ट करते हुए जो मेरे अपनी एंगेजमेंट टीम के एफर्ट है, मतलब मेरे पास मैं टोटल मैंने 20 बंदों की टीम बनाई ऑडिट करने के लिए, जिसमें 10 बंदे मेरे पास आर्टिकल स्टाफ वाले हैं जो फर्स्ट और सेकंड ईयर विक्स हैं, 10 बंदों, उसके बाद 5 बंदे मेरे पास सीनियर वाले हैं जो बढ़िया काम करते हैं, जिन्होंने काफी ऑडिट करे हैं, दो एक एक्सपर्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो लोग हैं, और 3 लोग मैं और मेरे पार्टनर्स हैं। टोटल मिला के ये 20 लोग हैं जो इसका ऑडिट करने वाले हैं। इन लोगों के, ये सारी मेरी क्या बनी, एंगेजमेंट टीम बनी। अब मुझे इनके एफर्ट्स को क्या करना है, डायरेक्ट करना है कि हाँ भाई कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा। पूछ रहे क्वेश्चन, कौन से वाले फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप ये डिपेंड, ये डायरेक्ट करते हो, कि किस फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है भाई, सबसे पहले कौन सा फैक्टर है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ही मैंने उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाई, उसके इनवॉइसेज उठाए, तो पता चला 1 लाख इनवॉइसेज हैं भाई साहब उस कंपनी में चेक करने के लिए। तो मुझे पता है जो मैंने ये 10 वाले लोग रख रखे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले आर्टिकल, इनको मेरे को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इन 1 लाख, जो मैंने पहले का मटीरियलिटी में डिसाइड करता हुआ आ रहा था ऊपर, याद है मटीरियलिटी वाला पॉइंट 320 में हम पढ़ के आ रहे हैं, यस और नो? यहां पे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। प्लानिंग के दौरान मेरे माइंड में मटीरियलिटी मैंने डिटरमाइन कर रखी है, तो वही को मैं यूज करूंगा यहां पे, उसको मैं यहां यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं मैं,
मैंने बोला यार 1 लाख इनवॉइसेज हैं, हाँ भाई क्या लग रहा है मटीरियलिटी को, तो मटीरियलिटी निकलती कैसे निकलेगी 320 में समझेंगे। जैसे भी निकली मुझे पता चला 5,000 रुपए से ऊपर सब मटीरियल है, 5,000 रुपए से नीचे कुछ मटीरियल नहीं है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। कैसे होता है मैं 320 में समझाऊंगा। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जैसी मेरे पास आती है मैं कहूंगा लगाइए भाई इसमें मटीरियलिटी कंसेप्ट जल्दी से, तो मेरे को पता चला इनवॉइसेस के अंदर 25,000 वो वाले इनवॉइसेज हैं जो 5,000 रुपए से कम से वाले हैं, कम वाले हैं। तो क्या वो मेरा स्कोप से हट गया बात? बिल्कुल हट गया। तो मुझे वो वैल्यू ऑफ क्या निकालनी होती है, ट्रांजेक्शन निकालनी होती है। अब मुझे पता है 75,000 मेरे हाथ में वो ब्रैकेट है, इसको मुझे लगाना है। और इसको लगाने के लिए मैं अपनी टीम को देखता हूं कि मेरी टीम कैसे डिवाइड करनी पड़ेगी। फिर मैंने अपने नंबर ऑफ डेज देखे, तो मैंने बोला 5 लोग तो पहले पहले 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़ के ये इनवॉइसेस वाला काम क्या करो, खत्म करो। क्या मेरी डायरेक्शन स्टार्ट हो गई है? यस। तो सबसे पहले किस पे डायरेक्शन शुरू होती है आपकी? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। और ये वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहां से निकल के आता है? उसका नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स के बेसिस पे। जितना बड़ा सेगमेंट होगा उतने ज्यादा इनवॉइसेस होंगे। एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो एक प्रोडक्ट के इनवॉइसेस होंगे, दो प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो दो प्रोडक्ट के इनवॉइसेस होंगे, एक मार्केट में हूं तो एक मार्केट के इनवॉइसेस होंगे, दो मार्केट में हूं तो दो मार्केट में इनवॉइसेस होंगे। क्या होंगे या नहीं ऐसा? तो जैसी मेरी नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट होती है उसी के बेसिस पे मेरी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डिटरमाइन होती है। तो मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स। यहां पे मेरे एफिशिएंट ट्राई क्या रहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना हो सके इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करूं। जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे उतना मुझे लगेगा अगर मैंने छोटा मोटा इनवॉइस मिस भी कर दिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट इनवॉइस उन्होंने मुझे दे ही रखे होंगे। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स थोड़े से भी अच्छे हो गए तो वो मेरी मदद करते हैं डायरेक्शन करने में, क्योंकि मेरा डर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या डर होता है? फेक इनवॉइसेस। क्या फेक इनवॉइस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ फैब्रिकेटेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ हो ही नहीं सकते? जो हुई हो सेल और उन्होंने दिखाई ना रखी हो वो भी हो सकते हैं। तो वो डर मेरा कौन कम करेगा? अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे। अगर मैनेजमेंट कहते हैं सर हमारा कंट्रोल बहुत प्यारा है, टेंशन ना लेना, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कंपनी से बाहर जाए उसकी सेल ना बुक हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतने अच्छे कंट्रोल है तो बहुत बढ़िया होगा मेरे लिए आपको डायरेक्ट करना। दूसरा, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज द न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जब भी मुझे किसी को डायरेक्ट करना होता है तो मुझे हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं आई है, कुछ भी इंडस्ट्री में चेंज तो नहीं आया, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ भी बदलता रहता है। कभी पहले आया था कैरो 2016 था, कैरो 2016 से हम एकदम किस पे स्विच कर गए, कैरो 2020 पे स्विच कर गए। क्या ये न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी 220? क्योंकि उसके अंदर एडिशनल क्लॉज आ गए थे। पहले 16 क्लॉज होते थे, अब 21 क्लॉज हो चुके हैं। तो ये चीजें मेरे को ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई मेरी इंडस्ट्री में कुछ डेवलप हो गया है जिसकी वजह से कुछ न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अब क्या वो 5 क्लॉज की अलग डायरेक्शन किसी को देनी पड़ेगी कि भाई थोड़ा ये भी देख लियो, ये एक्स्ट्रा भी रिपोर्ट करना है? तो वो चीजें मुझे क्या करनी पड़ती है, डायरेक्ट करनी पड़ती है। फिर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर किसके अंदर आए हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, भाई मैं ऊपर क्या करके चल रहा था, स्कोप में लेके AFRF। अगर बाई चांस इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए, एएस के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, बोला आज से एएस नहीं लगेंगे इंडेस लगेंगे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बोला है आज ये कंपनी एएस के स्टैंडर्ड से बाहर है, अब इनको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ चेंज आ गया तो मुझे किसके अंदर फर्क करेगा? वो मेरी डायरेक्शन के अंदर फर्क करेगा। मुझे डायरेक्शन में वो बोले लोग वहां पे डालने पड़ेंगे जिनको उस एएस के बीच में नॉलेज है, या फिर मुझे वो सीनियर स्टाफ से हटा के अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी कि इसको एरिया को मैं चेक करूंगा। यस और नो? यस। लास्ट वाला, अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन द लॉज एंड रेगुलेशन। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज मुझे लॉज एंड रेगुलेशन में नजर आएगा, कोई कंपनी पे नया कंपनी एक्ट लग गया, कोई नया सेक्शन लग गया, कोई प्रोविजन एप्लीकेबल हो गई, कोई केस लग गया, ऐसी सारी चीजों को भी मुझे क्या करके चलना पड़ता है, अपनी डायरेक्शन में प्लान करके चलना पड़ता है। तो सर कौन से वाले फैक्टर्स हैं जो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब भी आप अपनी टीम के एफर्ट को क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो? तो डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट्स जब मेरे जा रहे हैं, पहले से मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है, मेरी ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम कितना है उस हिसाब से एफर्ट लगेंगे। कम वॉल्यूम है कम एफर्ट्स, ज्यादा वॉल्यूम है ज्यादा एफर्ट्स। न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आई हैं तो ज्यादा एफर्ट, नहीं आई हैं तो कम एफर्ट। अगर मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज नहीं हुआ तो कम एफर्ट, हो गया तो ज्यादा एफर्ट। और अगर कोई लॉज रेगुलेशन में चेंज हुआ है तो ज्यादा एफर्ट, नहीं हुआ तो कम एफर्ट। क्या क्लियर है? इसी तरीके से इस आंसर को याद रखना है कि सर कम कब होगा और ज्यादा कम होगा। कम एफर्ट कब होंगे? जब वॉल्यूम ट्रांजैक्शन कम होंगी, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेम होगा, लॉज में कोई चेंज आया नहीं होगा, मेरे एफर्ट्स कम लगेंगे, ऑडिट जल्दी हो जाएगा। अगर कुछ भी बदला होगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑडिट भी थोड़ा सा लेट होगा। तो सर क्या अगर मैं बात करूं, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तीनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड ही? अगर ये ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्कोप बढ़ गया तो वक्त ज्यादा लगेगा। यस और नो? यहां पे हमने कुछ डिसाइड करा, वो यहां पे चेंज हो गया तो टाइमिंग में फर्क आ जाएगा। यस और नो? ये सारी चीजें पूरा का पूरा, इसीलिए एसटीडी को साथ में बोला था, स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को हिलाने का काम करते ही करते हैं। कभी कभी स्कोप में बाई चांस चेंज आ गया बीच में, ड्यूरिंग द टाइम उन्होंने बोला सर रिवाइज कर दो टर्म्स, पढ़ के आए थे 210 में, रिवाइजिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं टर्म। आपने रिवाइज करी जब अपनी टर्म्स, तो क्या बदल गया आपकी कंपनी का? स्कोप ही बदल गया। स्कोप बदल गया तो क्या बदल जाएगा? टाइमिंग बदल जाएगा। टाइमिंग बदल गया तो क्या बदल जाएगा?
डायरेक्शन बदल जाएगी। आपने बोला सर स्कोप चेंज हो गया, अब तो मुझे नहीं लगता आपको 3 सितंबर तक का टाइम लगेगा, अब तो मैं ऑडिट से रिव्यू पे आ गया। मैंने बोला हाँ यार रिव्यू पे तो आ गया है, मैंने यहाँ पे डेट दे रखी है 3 सितंबर, ये क्या छोटी करनी पड़ जाएगी? रिव्यू में तो कम चेकिंग करनी होती है, ये छोटी करनी पड़ जाएगी, 20 दिन छोटे हो गए। अब ये 20 दिन छोटे हो गए तो क्या ये 20 दिन डायरेक्शन भी छोटे करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। तो ये एसटीडी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, एक चीज दूसरे की चीजों क्या करती है, हमेशा इंटैक्ट करके चलती ही है। क्या बात क्लियर है? यस। चलो सर उसके बाद बहुत सिंपल वाला पॉइंट, इसमें कुछ ज्यादा सीखने वाला नहीं है। सर आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपने पिया करा था, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जब परफॉर्म करी थी, वो जो 210 220 लगाया था, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं जब भी आपने क्या करना होता है, अपना स्कोप डिसाइड करना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर आपने कहानी बढ़ानी होती है। मतलब द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस ऑडिट इन्वॉल्विंग इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे, ये वाला वर्ड। कि सर पीआर के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि जब आप प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हो, तो जो भी आपके रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस ऑडिट आपके पास निकल के आए हुए हैं, वो प्रीवियस ऑडिट के रिजल्ट आपको ये क्लियर कर लेते हैं कि आपको पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी के जो ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे होंगे तो समझ लेना आपका ऑडिट बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जब किसी कंपनी के अच्छे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे बोला जाता है, अगर किसी कंपनी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे निकल गए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल्स का बढ़िया होना, तो उसकी वजह से टीओडी क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। मतलब टीओसी अच्छा होगा तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमेशा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या होता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में चेकिंग। तो सब्सटेंसिव चेकिंग क्या करनी पड़ती है, हमेशा कम करनी पड़ती है, क्योंकि किस पे भरोसा होता है, मुझे इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा है, तो इसका मतलब है मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर आपने मेरा काम आसान कर दिया, सोचो कितना आसान कुछ हो जाएगा, स्कोप छोटा हो जाएगा, टाइमिंग छोटी हो जाएगी, डायरेक्शन कम देनी पड़ेगी, चीजें अपने आप क्या लगती हैं, आसान लगती है। क्या बात क्लियर है? तो इसी वजह से आपका जो रिजल्ट आता है पिया का जो रिजल्ट आया है, सारा कुछ करके 210 220 220, उसको करके जो रिजल्ट आता है आपका, उससे आप अगर इवेल्युएट कर पाओ कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चल रही है नहीं चल रही कंट्रोल्स में, आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसीज एंड एक्शंस टेकन टू एड्रेस देम, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम आई है। आप उन डेफिशिएंसीज के ऊपर जो भी लगता है अपने एक्शंस लेने लेके चीजों को आसान कर लो। मैनर इन विच ऑडिटर एम्फेसाइजेस टू द टीम द नीड टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। दूसरा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 11 में और क्या पढ़ा था साथ में, इसके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में, तो पिया के अंदर ऑडिटर को पिया लगा के ये पता चल जाता है कि कहां पे मेरी टीम को क्या करने की जरूरत पड़ने वाली है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब ऐसा एटीट्यूड लेके आना जिसमें आप पूरा का पूरा क्या होके चलो, अलर्ट होके चलो। अलर्ट रहना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ ओवरलुक नहीं करना है, कुछ ओवर जनरलाइज नहीं करना है। ये 3 वर्ड मैंने सिखाए थे, हर जगह पे ऐसे ही सोचना है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है, अलर्ट माइंड, अलर्ट हो जाना, ताकि कुछ ओवरलुक ना हो जाए, कुछ ओवर जनरलाइज तरीके से ना चेक कर लो। ऑडिटर हो, ऑडिटर की तरह से ही क्या करना, बिहेव करना। क्या बात क्लियर है? तो ये जो मेरे रिजल्ट्स है पिया के, ये बहुत हेल्प करते हैं मुझे एंड डिटरमाइन वेदर नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर एंगेजमेंट इज रेलेवेंट। तो ये दोनों पॉइंट पढ़े हैं मैंने, नॉलेज रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर एंगेजमेंट, अदर एंगेजमेंट मतलब प्रीवियस ईयर ऑडिट, तो प्रीवियस ईयर ऑडिट से, अदर एंगेजमेंट से क्या हेल्प मिल गया मुझे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के बारे में जानने की, क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या एक्शन लिए गए हैं, ये क्लियर हो जाता है। और दूसरा पता चल जाता है किस एरिया में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाने की जरूरत है। लास्ट ईयर मुझे पता चला कंपनी के देख के कि कंपनी ने किस में झोल कर रखा था, डेटर्स में। क्या मैं अपनी वाली टीम को पहले से अलर्ट कर दूंगा डेटर को चेक करते हुए? यस सर, मुझे पता चला इन इन्वेंटरी में ना स्लो मूविंग इन्वेंटरी और फास्ट मूविंग इन्वेंटरी को साथ में रखा हुआ था, सेग्रीगेट ही नहीं कर पाया ऑडिटर जब उनके वेयर हाउस में चेक करने गया। ये पिछली बार प्रॉब्लम आई थी। क्या इस टाइम पे मैंने बोलूंगा भाई ध्यान रखना, ये दोनों को अलग अलग लेना है तुम्हें, ये लोग झोल करेंगे, तो ये मैं उन्हें पहले से क्या कर पा रहा हूँ, अलर्ट कर पा रहा हूँ। तो मतलब उन्हें सिखा पा रहा हूँ कहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मुझे किससे पता चलता है, पीआर की एक्टिविटीज से और प्रीवियस ईयर की एंगेजमेंट्स के हिसाब से। क्लियर है बात? लास्ट पॉइंट, ये तो एक ही लाइन का है, ये कभी कल्ला नहीं आएगा, आएगा तो पूरे आंसर में आएगा। ascertain the nature time and extent of the resources assigning the engagement team to areas of higher risk of material misstatement। मेरा एक ही गोल रहना चाहिए, अगर मुझे अपने ऑडिट को टाइमली कंप्लीट करना है तो सबसे पहले मुझे अपने डर वाले एरियाज पे काम करना चाहिए। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आप सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को वहां पे लगाना जहां पे आपको लगता है हाइयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज करता है। मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, सिग्निफिकेंट मैटर का पहला पॉइंट था सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज, यस और नो, यस और नो, फ्रॉड, उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जहां पे ज्यादा रिस्क होने के चांसेस लगते हैं, तो मेरे रिसोर्सेज को सबसे पहले वहां लगना चाहिए, सबसे बाद में, सबसे पहले वहां लगना चाहिए। तो हमेशा वो कह रहा है जब भी आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी टीम का मैक्सिमम एफर्ट सबसे पहले कहां लगाओ, जहां पे तुझे रिस्क हाई लग रहा था। वो याद है मैं पहले से पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की लिस्ट हाथ में लेके आ रहा था, उसकी कंपनी में 300 के दौरान पकड़ी थी मैंने पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की लिस्ट, उसकी बातों से कुछ कुछ निकल के आया था।
वो बोले कौन से एरियाज थे मेरे माइंड में सबसे ज्यादा, रिस्की एरियाज थे। सबसे पहले मैं जब उसकी कंपनी में जाऊंगा, सबसे पहले मेरा काम होगा अपने रिसोर्सेज को कहां पे डिप्लॉय करना, उन एरियाज से जहां पे मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा आया था, एंड इन्वॉल्व्स मोर बजट एंड टाइम टू दीज एरिया। तो मुझे हमेशा अपना टाइम और बजट उन एरियाज में ज्यादा देना चाहिए जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 315 में आने वाला सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसके अंदर हम बात करते हैं फ्रॉड की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की, कुछ चेंज इन द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज होना, या फिर जहां पे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। 315 में आएगा तो क्लियर हो जाएगा ये आंसर। लेकिन ऐसे कुछ एरियाज जो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क लेके आते हैं, उन एरियाज में सबसे ज्यादा बजट और सबसे ज्यादा टाइम आपने क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। और ये चीज मैं कब प्लान करूंगा, स्ट्रेटेजी बनाते हुए। यस और नो? तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे अपने रिसोर्सेज को कहां पे डालना चाहिए, उन एरियाज में जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इज हायर। क्लियर है बात? तो दीज आर द 5 एरियाज जो हमें पढ़ने होते हैं जब हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पूरा स्ट्रेटेजी पे इतना ही आंसर है, और बहुत बढ़िया आंसर है। इसके बाद तो बेनिफिट्स वगैरह आ जाएंगे और फिर हम प्लान पे पहुंच जाएंगे। तो अभी बेनिफिट्स खत्म कर लेंगे हम, ताकि स्ट्रेटेजी पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं छोटा सा, जल्दी से मेरे साथ साथ। पहले तो टोटल 5 फैक्टर्स बताएंगे, कौन से वाले हमारे, स्ट्रेटेजी वाले। कि सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को अगर हम डिजाइन करते हैं तो कौन से वाले 5 फैक्टर्स हैं, तो याद क्या आना चाहिए, एस टी डी, पिया का रिजल्ट, और लास्ट में रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट। यस और नो? तो सबसे पहले एस से क्या आया कि हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंगेजमेंट की, जिससे हमारे को स्कोप का आइडिया लगता है। तो मोटा मोटा माइंड में स्कोप का आइडिया पहले तो एएफआरएफ से आना चाहिए, जैसा एएफआरएफ होगा वैसे मेरा स्कोप होगा। दूसरा वाला नेचर ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस, जितनी ज्यादा सेगमेंट, उतना ज्यादा मेरा स्कोप इंपैक्ट करेगा। फिर इंडस्ट्री में होने वाला कोई भी चेंज बदलेगा तो मेरा स्कोप इंपैक्ट कर जाएगा। और लास्ट में कोई भी प्रीवियस ऑडिट से अगर मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेड यूज मिल जाएगा तो मेरा स्कोप कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को देखो, मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल देता हूं, बस पेपर में अगर उतना याद रहा तो पॉइंट लिख लोगे। हमेशा इस वाले फैक्टर को इस तरीके से याद रखना है। ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है जब भी आप आंसर लगा रहे होगे, आपको चीजों को बनाने में आसानी होगी कि जैसे स्कोप किस तरीके से बढ़ सकता है, किस तरीके से कम कर सकता है, ऐसे सोच के चलना है। ठीक है, जैसे ही अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ सेगमेंट ज्यादा है, मेरा स्कोप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूं रिपोर्टिंग रेगुलेटर बढ़ गए हैं, जो मेरे से ज्यादा रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। अगर मैं बोल के चलो एएफआरएफ चेंज हो रहा है तो मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। या फिर अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस ने मेरी मदद करी, एक्सपेक्टेड यूज हो गए तो स्कोप कम हो जाएगा, नहीं यूज हुए तो मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। तो एवरी आंसर विल बी लाइक बढ़ेगा या घटेगा, इस हिसाब से याद रखोगे। तो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बनाने में वही ज्यादा एफर्ट लगते हैं जहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आ रही है। क्लियर है? तो ज्यादा और कम से याद रखोगे तो आंसर को क्लैरिटी दे पाओगे। सेकंड, सर मेरा टाइमिंग कैसे बढ़ सकता है, एक अच्छा पहले क्या बनाना पड़ेगा, टाइमिंग से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन से क्या याद रखना है, आने वाली सारी मीटिंग, सर मीटिंग किसके साथ करनी होती है, पहली पहली मीटिंग किसके ऊपर होती है, मेरा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, इसके ऊपर मीटिंग करो। दूसरी मीटिंग किसके ऊपर होगी, डिस्कशन मेरी स्टार्ट हो चुका भाई ऑडिट, स्टेटस क्या चल रहा है। तीसरी मीटिंग किसके ऊपर होनी चाहिए मेरी, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो अपने आप सोचो, आप ऑडिट कर रहे हो, आपने ऑडिट में एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल के बाद बनाने के बाद में भैया प्लानिंग स्टेज पे हो, तो टाइम टेबल बनाने के बाद सबसे पहली मीटिंग में मैं लोगों को बिठा के क्या बात करूंगा उनसे, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या रहना चाहिए, क्या करना है भाई ऑडिट में, कैसा करना है। स्कोप क्लियर है सबको? हाँ, उसके बेसिस पे क्या नेचर लग रही है ऑडिट की, क्या टाइमिंग लग रहा है सबको, क्या एक्सटेंट होना चाहिए, कितना ज्यादा कहाँ कहाँ चेक करना है, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर में चेकिंग ज्यादा करनी है। ये पहली मीटिंग होगी मेरी, ओवरऑल मीटिंग। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्या ऑडिट अब शुरू हो गया, यस और नो, नेचर टाइम एंड एक्शन पे मीटिंग होगी, सबको बोला जाओ भाई करो काम शुरू। ये लोग सारे चलेंगे काम करने के लिए। अब ये लोग काम करके वापस आएंगे तो पहली मीटिंग किसके ऊपर होगी, स्टेटस ऑफ ऑडिट के ऊपर। हाँ भाई कहाँ पहुंचा, तुम्हारे सिग्निफिकेंट मैटर कितने हो गए, हाँ भाई तुमने कैश काउंट कर लिया, तुमने एडवांसेस देख ली, तुमने ये देख लिया, तुमने वो देख लिया, क्या बता रहे हैं, स्टेटस ऑफ ऑडिट। अब स्टेटस ऑफ ऑडिट के दौरान इन्हें कुछ ना कुछ जब मिलता है तो उसके ऊपर पता चलता है क्या करना है, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ भाई क्या लग रहा है सर, क्या टाइप रहना चाहिए, क्या टाइमिंग होगी ऑडिट रिपोर्ट की। एक बंदा बताएगा सर ये तो बहुत क्रिटिकल है, ये तो नहीं होता चेक, इसको हमने डिटेल्स मांगी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की, ये तो कह रहे हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल तो अगले महीने तक अवेलेबल ही नहीं है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, तो मेरी टाइमिंग चेंज हो सकती है। तो ये सारी बातों से निकल के आएगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या टाइप देने वाला हूं मैं, कैसा देने वाला हूं। जैसे ही वो मेरे पास स्टेटस लेके आया, उसने बोला सर फ्रॉड है कंपनी में, दो बंदों से बात करके देखिए फ्रॉड नजर आ रहा है, ऐसी बातें आएंगी तो मुझे जल्दी जल्दी किसमें पता चल जाएगा, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर मेरे को क्या पता चल जाएगा, डिस्कशन होने मेरी लग जाएंगी। ये भी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। लास्ट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन किसके ऊपर होता है, आपस में एंगेजमेंट टीम मेंबर जब बैठे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? इन सारी बातों से मेरी क्या चेंज हो जाती है, टाइमिंग चेंज हो जाती है। अगर कुछ निकल के आता रहेगा टाइमिंग बढ़ती रहेगी, नहीं निकल के आएगा टाइमिंग अपने टाइम के हिसाब से ही रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है 3 सितंबर को ऑडिट करके देने, ऐसा है कि मुझे इनको टाइमली कम्युनिकेट करना होता है कि अगर मेरा जो मैंने टाइम दिया था वो आगे जाने वाला है या नहीं जाने वाला। तो वो चीजों को करने के लिए ये चीजें जरूरी होती है।
जैसे ही मेरे पास स्टेटस आएगा मुझे लगेगा भाई इसके साथ तो नहीं लग रहा तुम लोग 3 सितंबर तक कर लोगे। ऐसा करता हूँ मैं, कंपनी को मेल डाल देता हूँ 10 तक नहीं होगा जी आपका ऑडिट। ये टाइमली इन्फॉर्म करना किसका काम है? मेरा काम है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 सितंबर को नहीं करा तो मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक डेट जरूर आपको देनी पड़ती है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट जब कुछ चीजें निकल के आती है और आपको लगता है डेट आगे चली जाएगी, एक टाइमली कम्युनिकेट करना ऑडिटर का भी क्या बन जाता है, फर्ज बन जाता है। वो चारों के लिए क्या जरूरी है? टाइम टू टाइम आपस में मीटिंग्स करना। ये सारी आपस में मीटिंग्स हो रही है। अगर हमने पहली मीटिंग करी, पहले मीटिंग में मुझे एक्सटेंड से पता चला सर आपने कंसीडर ही नहीं करी कुछ बातें, मेरे को मेरे एंगेजमेंट टीम ने बताया, मेरे को दूसरे पार्टनर बता रहा है क्या सर आप ये तो चेक करना ही भूल गए, आपने ये तो देखा ही नहीं C&AG भी इन्वॉल्व था, उसका क्या करोगे? मैंने कहा हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो मुझे टाइम बढ़ाना पड़ सकता है अपनी रिपोर्ट का। दूसरे ने बताया स्टेटस ऑफ ऑडिट से मेरे पास आया तो पता चला हमने जिस पेस पे ऑडिट सोचा था उस पेस पे तो चल ही नहीं रहा, बहुत स्लो चल रहा है। क्यों चल रहा है? मैनेजमेंट डेटा ही नहीं प्रोवाइड कर रही टाइमली। तो क्या मुझे अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा? आंसर इज यस। तीसरा, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर मैंने बोला सर ये वाली जो टाइमिंग है रिपोर्ट की जो ये आती है, ये जो आप आरबीआई से एक रिपोर्ट लेने की बोल रहे थे किसके बेसिस पे चेक कर लेना, आरबीआई बोल रही है हम तो 1.5 महीने बाद रिपोर्ट देंगे, उससे पहले नहीं दे सकते। ऐसा कुछ आएगा तो मेरा क्या बढ़ जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। तो ये सारे एरियाज हैं जो आप ड्यूरिंग द ऑडिट जब करते हो तो आपको टाइम टेबल में क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, और अपनी कम्युनिकेशन किसको देनी पड़ती है? मैनेजमेंट को देनी पड़ती है। क्या बात क्लियर है? आप चलिए ठीक, जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। वो रट्टा ना मारना पड़े तुमको, बस यही मेरा लॉजिक है, बाकी तो कुछ नहीं। कंसीडर द फैक्टर्स सर, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसमें डायरेक्शन करनी पड़ती है? बहुत सिंपल है सर, आपको डायरेक्ट वहां पे करना चाहिए जहां पे आपको लगता है ज्यादा कम वाली बात है, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा टीम लगा देना अपनी। जहां पे भी लगता है बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वहां पे टीम को डायरेक्ट कर देना। जहां पे भी लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, क्योंकि अगर ये जो तीनों चेंजेस है बस याद रखना, अगर ये 3 चेंजेस क्यों जरूरी है एक ऑडिटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो छोटे लोग नहीं अपॉइंट कर सकता। यहाँ पे वो ना आर्टिकल नहीं भेज सकता, आर्टिकल को नहीं पता होगा कि ये एएस में चेंज आने के बाद क्या करना है, उसकी नॉलेज उस लेवल पे नहीं है। किसकी नॉलेज होगी? या तो सीनियर स्टाफ की होगी, या कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा, या फिर वो खुद उसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये 3 एरियाज बहुत जरूरी है। कौन से वाले? कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज आना, ये सीए की अपनी ड्यूटी, एंगेजमेंट पार्टनर की, इसको डील करना पड़ेगा इसको। उसके बाद कोई भी एफआरएफ में चेंज आना, किसकी ड्यूटी है? मेरी एंगेजमेंट पार्टनर की, स्कोप बदल रहा है, बहुत ज्यादा स्कोप में चेंजेस आ जाएंगे। और लास्ट में लॉ रेगुलेशन में चेंज आना भी किसके हाथ में आता है? तो जो उसके पास पहले ही कम टाइम था, जो मैंने टाइम टेबल देखा था याद है, उसने अपने लिए 2 दिन रखे थे। तू मैनेजर मेरे को बना के देगा तो मैं 2 दिन में तेरा करवा चेक कर लूंगा, वो 2 दिन का काम नहीं रह गया अब, क्योंकि ये 3 बड़े बड़े चेंजेस हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद इंप्लीकेशंस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद कंपनी पे क्या इंपैक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। तो ये सारे कामों में इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? इसको डायरेक्ट करना पड़ता है, फिर मुझे अपने एफर्ट्स को कहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ से निकालेगा टाइम, कहाँ डालेगा। और अगर लगता है ये तो भाई बहुत कुछ बदला है तो किसमें चेंज करवाना पड़ेगा? फिर ऑडिट की टाइमिंग में 3 की जगह 30 तारीख की डेट देनी पड़ सकती है, क्योंकि ये मेजर चेंजेस उसे नजर आ रहा है। क्लियर है? तो डायरेक्शन इस वजह से टाइम भी हिला देती है। पिया में बहुत सिंपल है, आपने पिया करा है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, या फिर पुराने वाले ऑडिट से आपने किसी नॉलेज से, आपको किसी अदर एंगेजमेंट से हेल्प मिल गई है, तो आप कैसे उसका रिजल्ट यूज कर सकते हो? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को चेक करके, और उसके बेसिस पे आप इजीली क्या कर पाओगे? अपना ऑडिट प्लान कर पाओगे। अदरवाइज कहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाने की जरूरत है, अपनी टीम को वहां पे एम्फेसाइज कर सकते हो। लास्ट में आपने अपने एफर्ट्स को कहां पे सबसे ज्यादा लगाना है? जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है? हाई होता है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? यस। ऑनलाइन वाले यहां तक क्लियर है? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 सॉरी। डन ना? हो जाएगा याद? चलिए फिर, बहुत बढ़िया। यही सबसे मुश्किल पार्ट था इस वाले चैप्टर का वैसे, और तो कुछ है भी नहीं हमारे पास ज्यादा मुश्किल। सिंपल सा क्वेश्चन, पेपर में ना आने वाला। सर क्या बेनिफिट्स और मैटर्स होते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के? या फिर क्वेश्चन कैसे आया पेपर में, मतलब देख सकता है, हाउ ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर, कैसे ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर को असिस्ट करती है। जब तक फैक्टर्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, जब तक फैक्टर्स नहीं आएगा तब तक ऊपर वाला आंसर नहीं लिखना है। ऑडिट स्ट्रेटजी को देखिए खुश मत हो जाना, ध्यान से देखना कौन सा पूछ रहा है। या फिर वो बेनिफिट्स पूछ सकता है, मैटर पूछ सकता है, या फिर हाउ ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर। इन एरियाज में आपको आंसर मिलेगा, तो बहुत सिंपल है। ऑडिट जो आपने ऊपर पढ़े हैं उसी को बस आप उसी को मिला जुला के आंसर बना सकते हैं, कुछ नया नहीं करना है। सर ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है ऑडिटर को डिप्लॉय करने में रिसोर्सेज, जहां पे भी उसे लगता है बढ़िया एरियाज में जाने चाहिए। कब इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है ये बताती है, कितनी अमाउंट के रिसोर्सेज डिप्लॉय करने चाहिए वहां पे, और इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज, डायरेक्ट और क्या करना है, सुपरवाइज करना है। तो एक ऑडिट स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा याद कैसे रखना है, पूरे के पूरे बेनिफिट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? रिसोर्सेज के ऊपर। एक वर्ड से सारी कहानी याद रहेगी, जैसे उसने एसटीडी याद रखा था, पीआई याद रखा था, ऐसे यहाँ पे रिसोर्सेज, सारी कहानी रिसोर्सेज पे। एक ऑडिट स्ट्रेटजी बताती है पहले तो कौन से रिसोर्सेज किस स्पेसिफिक एरिया में जाने चाहिए, व्हेन दिस रिसोर्सेज कब इनको डिप्लॉय करने हैं, कितनी अमाउंट में आपने डालना है इसको, और कैसे इन रिसोर्सेज को क्या करना है, मैनेज करते चलना है, डायरेक्ट करते चलना है, और सुपरवाइज करते चलना है। क्या क्लियर है आंसर? वेरी सिंपल, बस एक रिसोर्सेज याद रख लेना, फिर व्हेन, अमाउंट एंड हाउ। क्लियर? चलो जी, 1-2 मिनट का ब्रेक लें, फिर उसके बाद 10-15 मिनट और पढ़ेंगे।
ऑडिट प्रोग्राम पिछली बार जो क्वेश्चन आया था पेपर में अभी मई 26 में, वो ये वाला क्वेश्चन आया था, रिमूवल ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। दिस वाज इन मई 26। डिसएडवांटेजेस पूछी थी प्लस रिमूवल पूछा था। बस थर्ड पेज, ये वाला पेज खत्म कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज वो चैप्टर का वही वाला है, थर्ड पॉइंट अभी तक। क्या हुआ? चल नहीं रहा? बंद नहीं हो रहा? बंद करना है? मेरे को चल ही नहीं रहा है। इसको वो कर देते हैं। वन लेवल और सिक्स पढ़ते रहना प्लीज, सारे टेस्ट प्लान करेंगे उसका। एंड प्लीज टेस्ट दें सारे। अगर आप कर रहे हैं ऑडिट को फिर लाइटली मतलब करें तो अच्छे से करें, टेस्ट भी दें, गलतियां भी नोट करें और उसको ठीक करें। इस वाले पेज में कुछ खास कोई टॉपिक है नहीं, तो इसलिए खत्म करते हैं, छोटा सा ही है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पेज। चलो आ जाओ देखें थोड़ा सा। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान वेरी सिंपल, सिर्फ ऐसे ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान किसका भी है? किसका पढ़ रहे थे हम? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, प्लानिंग एक्टिविटीज का। तो प्लानिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आया था? एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर आया उसके फैक्टर्स, फैक्टर्स के अंदर इंटरनल बहुत कुछ था। और सेकंड पॉइंट उसका क्या आता है? डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो सर ये बी, प्लानिंग एक्टिविटीज भी किसका भी था? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग का। तो थोड़ा सा ना क्लैरिटी रखना, कभी कभी ऊपर का क्वेश्चन आया था हमने डीबी पढ़ा था याद ही नहीं रहता। तो प्लानिंग एक्टिविटीज, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में दो हैं, कौन कौन से? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर इंटरनली क्या है? अपने आप में दो हैं, एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। क्या बात क्लियर है? यस चलो। तो सर एस्टेब्लिशिंग तो हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के ऊपर। सर ऑडिट प्लान शेल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ। सर सबसे पहले आता है जब आप ऑडिट प्लान को डेवलप कर रहे हो उसके अंदर क्या आता है? सर ऑडिट प्लान को जब आप डेवलप करने लगते हो उसके अंदर दो बहुत सिंपल सिंपल सी तीन बातें आती हैं। पहला, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप, जो किसके अंदर आता है? ऐसे 315 के अंदर। अगला, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसे बोला जाता है फैप, किसके अंदर आता है? 330 के अंदर। और अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यूजुअली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे 500 में फॉल करता है, बट ठीक है, इसको नहीं याद रखोगे चलेगा। तो सर स्टैंडर्ड्स याद रखना, लिखने नहीं है स्टैंडर्ड्स वहां पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आंसर इतने ही लिखने प्रोसीजर तक में, बस सिंपल है कि सर जब भी मैं ऑडिट प्लान करूंगा तो प्लानिंग मेरी किसके बेसिस पे होती है? नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्लियर है? तो मतलब सिंपल याद रखेंगे कैसे? रैप प्लस फैप प्लस ओ ए पी। क्लियर है? एफ आर ए पी प्लस एफ ए पी प्लस ओ ए पी इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो मतलब जब भी मुझे प्लान बनाना है, प्लानिंग में मुझे क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने ये कंसीडर करनी होगी। तो आप अपने आप बढ़ जाओ, 300 से आगे की तरफ चलेंगे। प्लान बनाने की बारी आ गए, 300 से किस पे चले गए? 315 पे। तो मतलब क्या आ गया? रैप आ गया। 315 के बाद क्या आया? 330 क्या आ गया? फैप आ गया। उसके अलावा आगे क्या चले गए? कुछ नहीं बचा तो अदर ऑडिट
प्रोसीजर्स। क्या बात क्लियर है? ये हमारा होता है प्लानिंग बनाना। प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है। ये जो एग्जांपल है इसमें एग्जांपल दिया गया है हमारी बुक में, एक अच्छा सा छोटा सा, मतलब एग्जांपल नहीं, एग्जांपल की तरह बताया गया है कि प्लानिंग ऑफ रैप अकर्स अर्ली इन द ऑडिट, हाउएवर प्लानिंग द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फैप डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द रैप। तो वो कह रहा है जो हमारा जो रैप की प्लानिंग होती है वो तो ऑडिट में अर्ली हो जाती है। तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, छोटा रैप हमने कहाँ लगाना शुरू कर दिया था? 300 के अंदर। यस और नो? क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट चाहिए, 250 चेक करना है, ये सब चेक करना है, क्या मैंने रैप ऑलरेडी लगाना शुरू कर दिया था? एनालिटिकल प्रोसीजर तो मैंने वही सोच लिए थे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो प्लानिंग ऑफ रैप तो पहले से ही शुरू हो जाती है। अर्ली इन ऑडिट का मतलब होता है प्लानिंग। ये तो प्लानिंग में शुरू हो जाती है कह रहा। लेकिन प्लानिंग द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फैप, लेकिन जो फैप होगा वो तब तक नहीं आप कर सकते जब तक आपको किसका रिजल्ट ना मिल गया हो? रैप का रिजल्ट ना मिल गया हो। क्योंकि रैप आपको एक्चुअली में आइडेंटिफाई एंड असेस करके देता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। शुरू कहां से होता है स्टैंडर्ड का नाम? 315 का, यहां से आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये वाला नाम है इसका। तो कह रहा है भाई ये जो रैप है ना, रैप का जब रिजल्ट आएगा तो वहां से तेरे को क्या निकल के आ जाएगा तेरे हाथ में? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द ROMM। जब तेरे पास हाथ में ROMM आ जाएगी तेरे को पता चल जाएगा हाँ ये वाली क्या कन्वर्ट हो चुकी है। देखो जितना आप क्लैरिटी लाओगे माइंड में उतना अच्छा है। तो तेरी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लेके तो आया था 300 से, चेकिंग तूने करी ऐसे 315 में क्या लगा के? रैप। वो किस में कन्वर्ट हो गई अब? पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट में। तो जो तू पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लेके निकला था ऑडिट में प्लानिंग स्टेज से, फिर तू 315 में गया, तूने उसके ऊपर रैप लगाया। रैप में क्या लगाया? इंक्वायरी करी, ऑब्जर्वेशन करी, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए, अदर छोटे छोटे एरियाज में चेकिंग करी। उसको करके तेरे को वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जो तूने 100 की लिस्ट पकड़ी थी, वो 100 नहीं रह गया, कुछ तो उड़ गए जो बातों बातों में डाउट आ रहे थे। उसमें से जो वो 20 निकल के आई, कौन सी वाली? पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अब इसके लिए तेरे को क्या प्लान करना पड़ेगा? उनको कैसे फर्दर मुझे क्या करना है? चेक करना है। तो इसे बोला जाता है आउटकम ऑफ रैप डिटरमाइंस योर प्लानिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बात क्लियर है? तो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आपकी जर्नी किस में चली गई है? पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो गई है। अब ये वो मिसस्टेटमेंट है जो अपने आप में मटीरियल मिसस्टेटमेंट बनने का क्या रखती हैं? दम रखती है। और अगर वो मटीरियल बन गई तो 700 में जाके उसे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से जर्नी अगर क्लियर रखोगे तो माइंड इतना क्लियर रहेगा ऑडिट लिखते हुए, मतलब ऑडिट का आंसर लिखते हुए इतना मजा आता है ना जब क्लैरिटी होती है। प्रॉब्लम उसी को आती है जो क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है? तो प्लानिंग ऑफ रैप तो कभी भी कर सकते हो आप, लेकिन फैप लगाना होगा तो सबसे पहले किसकी आउटकम पे डिपेंड करना पड़ेगा? आपको रैप के आउटकम पे डिपेंड करना पड़ेगा। द ऑडिटर मे बिकम एग्जीक्यूशन ऑफ फैप फॉर सम ट्रांजैक्शन और एरियाज बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फैप। तो कह रहा है कुछ एरियाज के अंदर वो एग्जीक्यूशन शुरू कर सकता है फैप की, कुछ ट्रांजैक्शन और एरियाज को लेके बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फैप। तो रिमेनिंग अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज का भी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अब जिस तरह रिजल्ट आपके पास आ चुका है, मान लेते हैं 100 में से 20 हमें लग रहा है पोटेंशियल होगी, लेकिन 10 के बारे में तो क्लियरली पता चल चुका है, 10 के बारे में भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आनी बाकी है। तो क्या मैं 10 के ऊपर फैप लगाना शुरू कर दूं? द आंसर इज यस। अगर आपके पास हो चुका है तो आप 10 के ऊपर शुरू कर दो, बचे हुए 10 के ऊपर जब क्लैरिटी होगी तब शुरू कर देना। तो फैप को आप कभी भी लगाना शुरू कर सकते हो, जितना क्लियर हो जाए उसके ऊपर फैप लगाना शुरू कर सकते हो। क्लियर है जी यहां तक? यस। ये होता है मेरा पूरा का पूरा पॉइंट किसका? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। रैप प्लस फैप प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर। रैप कैन स्टार्ट एट एनी स्टेज ऑफ द ऑडिट, फैप विल ओनली स्टार्ट आफ्टर द आउटकम ऑफ द रैप। इतना बात आपको याद रखनी है। चलें आगे। सर वेरी नॉर्मल सा क्वेश्चन, मतलब जैसे बीकॉम में होता था, रिलेशनशिप बता दो सर क्या हो सकता है एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान के बीच में, आपस में दोनों कैसे रिलेटेड है? बहुत सिंपल सी बात है सर। ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द ब्रॉड अप्रोच टू ऑडिट while the audit plan addresses the matters identified in the strategy। हम क्लियर कट ऊपर से खुद से समझ लेते हैं। सर जब मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा था तो वो ब्रॉड स्कोप कैसे था? क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या डिटरमाइन किया था? स्कोप डिटरमाइन किया था। तो ये तो एक ब्रॉड है, ये स्कोप भी बता रहा है कब ऑडिट होगा, क्या क्या ऑडिट के अंदर होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, पीआर का रिजल्ट कैसा होगा, रिसोर्सेज को कहां कहां लगाना है, ये पूरी ब्रॉड कैटेगरी है। और जैसे ही मैं प्लान में आया मैंने उसे कितनों में बांट दिया? रैप क्या होगा, फैप क्या होगा, और कहां पे अदर ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे। तो यही लाइन लिखी यहाँ पे लिखी है। ऑडिट स्ट्रेटजी ने सेट करा थी ब्रॉड अप्रोच क्या होगी, जबकि ऑडिट प्लान एड्रेस कर रहा है कौन से मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रेटेजी। जो मैटर स्ट्रेटेजी के अंदर आए हैं मुझे उसके ऊपर क्या करना है ये प्लान बताता है, कितना कुछ चेक करना है कौन बताती है? स्ट्रेटेजी बताती है। क्लियर? यस। आगे चलते। सेम पॉइंट। ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करती है क्या? एसटीडी ऑफ द ऑडिट। ऑडिट प्लान डिस्क्राइब करता है हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी इंप्लीमेंटेड। क्या करना है स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन से पता चल जाता है। उसकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कैसे करनी है किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर आती है। ऑडिट स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान कंटेन्स मोर डिटेल्स देन स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी इंप्लीमेंटेड। तो मतलब ऑडिट प्लान के अंदर एक लाइन आपने बस लाइन याद रखनी है, कैसे स्ट्रेटेजी को क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। ये किसके अंदर होता है? प्लान के अंदर होता है। क्या बात क्लियर है? पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या बना के देती है आपको? एसटीडी,
उसको कैसे स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करना है कौन बताता है? प्लान बताता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले प्रिपेयर की जाती है प्लान से, बाद में क्या होता है? पहले क्या स्ट्रेटेजी आया, प्लान आया, पहले हमेशा क्या आती है? स्ट्रेटेजी आती है। स्ट्रेटेजी के बेसिस पे क्या बनता है? प्लान बनता है। क्या बात क्लियर है? आधे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि पहले प्लान आता है, प्लान कभी नहीं आता, पहले स्ट्रेटेजी डेवलप होती है कंपनी में, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी के कैसे ऑप्टिमम रिजल्ट निकल के आ जाए उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? एक अच्छा प्लान बनाना पड़ता है। सर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटररिलेटेड, चेंजेस इन वन मे रिक्वायर द चेंज इन अदर। क्या अगर मेरा ब्रॉड स्कोप चेंज हो जाए तो क्या मेरा प्लान भी चेंज हो जाएगा? यस और नो? जैसे ही मेरा स्ट्रेटेजी का अगर स्कोप ही मैं चेंज कर दूंगा तो क्या उसके बेसिस पे बनने वाले प्लान के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी दोनों क्या इंटर रिलेटेड है, एक में चेंज आया तो दूसरे में भी चेंज करना पड़ सकता है। और ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड गाइडलाइंस टू डेवलप द ऑडिट प्लान। स्ट्रेटेजी के अंदर वो सारी गाइडलाइंस होती है जिसके बेसिस पे आप क्या प्लान कर सकते हो, अपना ऑडिट प्लान डेवलप कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज्यादा पेपर में कभी देखा भी नहीं है, चांसेस भी कम है, लेकिन हाँ आपको क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि दोनों के अंदर रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है। जो ब्रॉडर कौन सी होती है स्ट्रेटेजी और प्लान? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्या आता है? STD, उसको इंप्लीमेंट करना कौन बताता है? प्लान बताता है। उसके बाद में कौन पहले आई? स्ट्रेटेजी। उसके बाद कौन आया? प्लान आया। ऑडिट प्लान दोनों के आपस में इंटर रिलेटेड है। क्या अगर एक में बदलेगा दूसरा बदल सकता है? द आंसर इज यस। और ऑडिट स्ट्रेटेजी किसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है? प्लान को। इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठ के ना MCQ लेवल में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बस ये छोटी छोटी बातें सुनी भी होनी चाहिए, पेपर में याद आराम से आ जाती है। क्लियर? चलो जी, उसके बाद सेवंथ क्या है? वेरी सिंपल, बिना किसी को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्ट्रेटेजी बनाना प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आती है? ऑडिटर के हाथ में आती है। ऑडिटर कैन नॉट आस्क मैनेजमेंट टू प्रिपेयर ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिटर बोल सकते हैं मैनेजमेंट को, तू बना के देते मेरी स्ट्रेटेजी? द आंसर इज नो। ऑडिटर मे डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। अब ये चीज क्या होती है? ये चीज ना पहले नहीं होती थी, पर कभी कभी क्या होता है जब आपने काफी सारे ऑडिट करते हो आपको एक चीज रियलाइज होती है कि यार ना हमें ना पहले से ही ना जब हम ये चीजें बना रहे थे कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट को ना उसी लेवल पे अगर हम इन्वॉल्व कर लेते तो चीजें और बेटर तरीके से क्लियर होती, प्लान होती। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। कुछ केसेस में मेरे को अच्छे से याद है, मेरे साथ में जब हम ऑडिट करते थे क्या होता था कि आप लोगों ने अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर लिया कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होगा, मान लेते हमने बोला दो सिग्निफिकेंट मैटर मुझे मिल गए, अब वो सिग्निफिकेंट मैटर मुझे क्या करना है? एक मेल लिखूंगा, CEO या मैनेजमेंट लेवल पे MD को भेजूंगा, वो कितने दिन ले लेगा? 2 दिन ले लेगा, 3 दिन ले लेगा, 4 दिन ले लेगा, माना एक हफ्ता ले लेगा। मैंने अपने हिसाब से एक हफ्ते की डेट बनाई और टाइमिंग में मैंने डाल दिया, कुछ भेजूंगा तो एक हफ्ते बाद इसका रिवर्ट आ जाएगा, उसको मैं यस नो करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब मुझे जब मैं मैनेजमेंट में गया तब मुझे पता चला कि इनके पास तो ऐसा है नहीं। अगर आपको किसी एक्सटर्नल बंदे को मैनेजमेंट के MD या CEO लेवल पे बात करनी है तो पहले उसे मैनेजर लेवल से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, फिर जाके HR लेवल पे वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर जाके वो MD लेवल पे पहुंचती है, फिर उसके बाद उनके पास 2 हफ्ते का टाइम उन्हें दिया जाता है क्योंकि वो बाहर बैठते हैं, इंडियन कंपनी नहीं है। इनका तो प्रोसेस ही बहुत लंबा था। ये ना अच्छा होता कि अगर मैं जब कुछ प्लानिंग कर रहा था तो मैं उनसे पहले पूछ लेता, सर मेरी कम्युनिकेशन और आपकी कम्युनिकेशन में आने में कितना गैप होना चाहिए मुझे बता दो ताकि मैं उतना लेके चलूं। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग। तो ऐसी चीजों को क्या बोला गया? ऑडिटर को कुछ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के बना रहे होते हो, बेटर है आप मैनेजमेंट के साथ में उसे क्या करके बनाओ? डिस्कस करके बनाओ, ताकि इट पर हाँ ये बात याद रखना, उनसे डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट को क्या कर बैठो? कॉम्प्रोमाइज कर बैठो। मतलब ऐसा ना हो उसने बोला सर देखो मैं आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर नहीं बताऊंगा, समझ लेना 5-7 मैटर होंगे, मैं अपने रिपोर्ट में डाल दूंगा, छोटा मोटा कर लेंगे, देख लेना। ऐसा नहीं करना है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ऑडिट डिस्कशन का मतलब है। लेकिन हाँ डिस्कशन कुछ अच्छे एरियाज के ऊपर करोगे तो आपकी टाइमिंग और क्लैरिटी बनाते हुए क्या हो जाएगा? आपको थोड़ी सी इजी लगेगा और अच्छा ऑडिट आपका निकल के आ सकता है। क्या बात में सेंस है? बिल्कुल। तो ये ड्यूरिंग द ऑडिट जो प्रॉब्लम है तब रियलाइज हुआ कि प्लानिंग को हमें मैनेजमेंट के साथ बैठ के कर लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वेरी गुड टॉपिक। ठीक है ना? अच्छा एक ही टॉपिक इसमें अगर कुछ पेज में इंपॉर्टेंट है तो वही छोटा सा यही है। सर चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। सर जो मैंने प्लान बनाया था उसके अंदर क्या कभी चेंजेस करने पड़ सकते हैं? द आंसर इज यस। ये ना टॉपिक आपका बहुत ही किसी टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, पता नहीं चलता, तो इसलिए इसको याद रखना। ठीक है? इसमें क्वेश्चन भी एक बार ही बना हुआ है कि सर कौन से वाले ऐसे ऐसे पूछ सकता है, कौन से वाले ऐसे एग्जांपल्स हैं या फिर कौन से वाले ऐसे रीजंस हैं, कौन से वाले ऐसे केसेस हैं, कौन से वाले फैक्टर्स हैं जहां पे प्लानिंग डिसीजंस को क्या करना पड़ सकता है? चेंज करना पड़ सकता है। तो बोला जब भी ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, चाहे ऑडिट स्ट्रेटेजी हो या ऑडिट प्लान हो, किन बेसिस पे चेंज करना पड़ सकता है? पहला, कोई भी क्या हो जाए? अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए कंपनी में, कंपनी की इन्वेंट्री में आग लग गई, मैंने इन्वेंट्री को नॉर्मली तरीके से चेक करने की सोची थी बट क्या वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चेक करना? द आंसर इज यस। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट का हो जाना।
कंडीशंस के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाना, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कंपनी के ऊपर कुछ लगा था वो एकदम से बदल गया, एएफआरएफ बिल्कुल बदल गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ गया, तो चेंजेस अंदर कंडीशन, कुछ कंडीशंस का ऐसा बदल जाना कि मुझे प्लानिंग में क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर, अगर मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ चेक करा और उस ऑडिट प्रोसीजर को लगा के, कौन सा वाला प्रोसीजर होगा ये, फैप वाला, कौन सा वाला होगा, फैप वाला, रैप वाला भी हो सकता है, हो तो सकता है, बट यूजुअली बड़े बड़े चेंजेस फैप से आते हैं जब फर्दर चेक करते हो, बट मान लेते हैं दोनों में से कोई भी। तो कभी मैंने कुछ प्रोसीजर्स लगाए, उसको लगा के कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मेरे हाथ में आ गया कि जिससे मैंने जो सोचा था पहले, जो मैंने प्लानिंग करी थी, वो पूरी की पूरी क्या होने लग गई है, चेंज होने लग गई है। जैसे ऐसे कोई प्रोसीजर का रिजल्ट नहीं क्या है जिसके वजह से मुझे पता चल गया इनके इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल भी क्या नहीं करते, काम नहीं करते। मैं पहले से ऑडिट प्लान करते हुए 100% श्योरिटी के साथ क्या चल रहा था, इनके बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स हैं। कैसे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। मैं पीआर के रिजल्ट में क्या एज्यूम कर बैठा कि जब मैंने इवैल्यूएट करा कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स क्या काम करते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, स्ट्रेटेजी मैंने इसी के दम पे बनाई होगी, इसी के दम पे मैंने क्या करा होगा, फिर नीचे क्या बनाया होगा, प्लान बनाया होगा, सब कुछ इसी के दम पे बनाता रहा, और जब एक्चुअली में प्रोसीजर लगाए भाई साहब तब रिजल्ट निकल के आया, ऑडिट इंटरनल कंट्रोल्स तो काम करते ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स तो फेक दिखा रखे थे कंपनी ने, कोई काम नहीं करता। उसके बेसिस पे आने वाला ऑडिट एविडेंस क्या मेरी प्लानिंग के डिसीजन में चेंजेस ले आएगा, द आंसर इज यस। अब मुझे प्लानिंग दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, ये सोच के कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स काम नहीं करते, तो सब कुछ मुझे किस पे ट्रांसफर करना पड़ जाएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे, बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर ऊपर नहीं है, क्या है, नीचे है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एम आई क्लियर, यस। तो इसी वजह से कब 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 चेंजेस करने पड़ते हैं, आपसे पूछेगा, 3 से 4 पॉइंट लिखवाना चाहता है वो आपसे। पहला, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आना प्लानिंग में चेंज ले आता है, कंडीशन में चेंज आना प्लानिंग में चेंज ले आता है, ऑडिट एविडेंस कुछ ऐसा मिलना प्रोसीजर की वजह से प्लानिंग में चेंज ले आता है, और लास्ट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आना किसके पास में, ऑडिटर की अटेंशन में, जो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन प्लानिंग ऑडिट प्रोसीजर। जब मैनेजमेंट से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, उन्होंने मुझे जो एएफआरएफ बताया था उसके बेसिस से मैं सब कुछ प्लान करके चल रहा था, पर रियलिटी में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई तो मुझे पता चला ये तो वो एएफआरएफ फॉलो ही नहीं कर सकते जो इन्होंने मुझे बता रखा था। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ जाना जिसके बेसिस से मैंने प्लानिंग करी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मैंने जो बताया कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की फर्दर चेकिंग के बेसिस पे मेरे पास एविडेंसेस आए, मुझे पता चला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो ये बता रहे थे अच्छे हैं, वो तो अच्छे है ही नहीं, अगर ये अच्छे नहीं है तो ये मुझे क्या करना पड़ जाएगा, हर केस में बढ़ानी पड़ जाएगी। तो दीज आर द 4 एरियाज जहां पे आपको अपनी प्लानिंग क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। कौन कौन सा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट का आना, चेंजेस का होना कंडीशंस के अंदर, ऑडिट एविडेंस कुछ निकल के आ जाना, या फिर कोई इंफॉर्मेशन निकल के आ जानी। क्या बात क्लियर है, यस और नो, यस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये वाला पेज हो जाता है खत्म। तो यहाँ पे सर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें तो सर कौन कौन से टॉपिक्स अब तक हमने जो बिल्कुल पेपर में पढ़ के जाने हैं, दैट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। रैप से पहले वाला रैप वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक बार टारगेट भी हुआ है कि बिफोर आइडेंटिफिकेशन क्या चीजें चेक करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, पिया में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स क्या होते हैं, मैं इसको अलग नहीं ले रहा हूँ, इसके अंदर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन इज, ऑडिट प्लान वाला वैसे कभी आता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन, चेंजेस वाला। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर टुडे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब कुछ रीड भी कर लोगे एक बारी तो चल जाएगा, ठीक है ना, जैसे प्लानिंग बेनिफिट्स वगैरह, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्लियर है, इतना बहुत है, इसके ऊपर जाएंगे तो खो जाएंगे थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, कल ट्राई, कल, हाँ कल निपट जाएगा ये टॉपिक। नीचे तो प्लान यही है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं पूरा का पूरा, तो 2 ही पेज बचते हैं हमारे अच्छे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं इसके अच्छे, जो हम कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे। डन, चलिए। इसके क्वेश्चंस वैसे तो कुछ खास लेवल पे इसके क्वेश्चंस आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं थोड़े, बट फिर भी मोटा मोटा एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, क्या खुद करने लायक है या मेरे कराने लायक है। ठीक है, मैं मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं जहाँ एग्जाम लिखा हुआ है, बाकी ऊपर क्वेश्चन एसएम के हैं, तो एसएम वाले तो खुद ही रीड कर लेना, कुछ नहीं होता उसमें। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है सर, बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग। क्लियर है, पहले पढ़ा हमने बेनिफिट्स क्या होते हैं प्लानिंग के, वही सारी बातें। ठीक है, जो हमने पढ़ के आए हैं, एक्सपर्ट चाहिए नहीं चाहिए, टीम चाहिए नहीं चाहिए, टेंशन कौन से एरियाज में, ऑर्गेनाइज ऑडिट कैसे करना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट, वही सारी बातें, पहला वाला टॉपिक क्लियर। उसके बाद में प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द आरओएमएम, उससे पहले वाले आरओएमएम वाले पॉइंट्स बता दो, तो ऐसे 300 में प्री रैप है कौन सा वाला, एनालिटिकल प्रोसीजर स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, 5,
बोलेंगे मेरे साथ साथ कौन सा स्टैंडर्ड है एनालिटिकल प्रोसीजर का? SA5। क्या होगा इसको? तुम लोग स्टैंडर्ड्स नहीं याद रखते, बस एक बड़ी गंदी प्रॉब्लम है तुम लोगों की। कौन सा स्टैंडर्ड है? SA520। कौन सा वाला है? SA520 एनालिटिकल प्रोसीजर। जल्दी मेरे साथ ऐसे कौन सा है? 5, बोलने में जोर लग रहा है। SA520 याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं याद रह सकता है, ठीक है? SA520 एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, SA250 जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे मटीरियलिटी 320। एक्सपर्ट SA620। अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर SA500। क्या बात क्लियर है? यस। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो सारा का सारा आंसर स्टैंडर्ड से ही बन जाता है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर उसके बाद में तीसरा अगला वाला क्वेश्चन सेम आया। क्वेश्चन का बस फॉर्म चेंज कर दिया। द ऑडिटर रिकॉग्नाइज दैट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट कह रहा है, दस कंसिडरेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट फॉल इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग। क्या वो प्लानिंग के अंदर आता है? द आंसर इज बिल्कुल यस, प्लानिंग के अंदर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। बाकी सारे पॉइंट भी तो हमसे चाहता है तो ले ले। क्लियर है? उसके बाद में किसके ऊपर क्वेश्चन आया? पिया के ऊपर। पिया के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड्स आ गए? जल्दी से चलते हैं। पहले सबसे पहले कौन सा याद रखना है? SA 210 अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप SA 220। फिर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस SA 220। तो 210, 220, 220। क्लियर है? यस। तो ये सारा कुछ याद रखना पड़ता है सर। उसके बाद में फिर से आया, 3 मेन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बता दो। बता देंगे। फिर कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप में 3 मैटर्स बता दो। सेकी एक्सप्लेन करने हो तो बोल दिया इसने, तो पहले बता दिया। ऊपर वाला तो मैंने बोल दिया, रेफर क्वेश्चन नंबर 3। यही वाले लिखने हैं पॉइंट, ये वाले 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। उसके बाद मैटर्स दैट फॉर्म शुड कंसीडर रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअंस, ये हमने कहाँ पे पढ़े थे? 220 में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, कॉम्पिटेंस और मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्लियर है? देखिए जब आपने चैप्टर नंबर 11 अगर नहीं लगाया तो वहां अगर लगाया तो याद रहेगा। उसके बाद में अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन फॉर्मेट में ले गया। द एंगेजमेंट पार्टनर कंसीडर इंटीग्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, सेंड एन एंगेजमेंट लेटर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। बताओ कौन सी स्टेज पे ऑडिट चल रहा है? कौन सा वाला हो गया आंसर फिर से? पिया। 210, 220, 220 यही बातें कर रहा है। ठीक है, उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया, बस एंगेजमेंट लेटर भेजना अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए 210, इंडिपेंडेंस 220, कंप्लायंस 220। तो वही वाली बातें यहाँ पे वापस आ गई। पूरा का पूरा पिया, मैटर्स, इंटीग्रिटी सारा कुछ सेम टू सेम। इंडिपेंडेंट तो अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, चीजों को एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द अबव स्टेजेस, और आरटीपी जनवरी 26 का क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलेंगे इंपॉर्टेंट। जिनके पास नोटबुक है वो प्लीज मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लेन करना भूल सकते हो इसको। मार्केट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर इज 2.7। तो पिया तो लिखना ही है कि ये पिया के ऊपर बात चल रही है, वेरी नाइस। पिया को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, बताना है कौन कौन से मैटर्स आते हैं, वो बता दिए। सेकी पूरा का पूरा यहाँ सेकी लग गया, SECI। उसके बाद में आपने बताया इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है। इंडिपेंडेंस में आपने 2 वर्ड लिखने हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करो। कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो आके मुझे क्लियरली बताओ। थ्रेड्स को क्लियर करो, सेफगार्ड्स को फॉलो करो, इतना लिख देंगे चल जाएगा। और लास्ट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर रहनी चाहिए टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्लियर है? यही सारे वर्ड्स लिख के आने, उतने वर्ड्स आपके वहां लिखे हुए, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। उसके बाद सर किस पे क्वेश्चन आया? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। उसके क्या बताने हैं? फैक्टर्स। तो सीधा सीधा बता देने हैं, पांचों बड़े बड़े नाम। पहले स्कोप, फिर टाइमिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर रिजल्ट ऑफ पिया, और फिर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज। क्या यही आंसर? चलिए फिर उसके बाद और डिटेल में चले गए। पहला MTP जैन 26 में आया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप। तो स्कोप वाले सारे पॉइंट, AFRM में चेंज आना, नेचर, इंडस्ट्री में चेंज आना, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस इन द प्रीवियस ऑडिट। क्लियर है? उसके बाद में टाइमिंग के हमने पर क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे याद हमेशा कि ये क्वेश्चन को पढ़ते ही जाना है। स्कोप पे आ गया, फिर टाइमिंग पे आ गया, अब डायरेक्शन पे आ जाएगा। वो आ गया, गिव एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द
एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो सारे के सारे क्वेश्चन में किसकी बात करेगा? वो वाले फैक्टर्स बता दो जो डायरेक्शन में चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर जो डायरेक्शन में चाहिए, वही आ गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एफआरएफ में चेंज और अदर रेलेवेंट चेंजेस। क्लियर है? सिंपल सिंपल आंसर है। ठीक है, बस अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, कुछ नया नहीं रखना है। फिर आ गया सर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने वाली बात आ गई, वो भी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। अच्छा ये वाला मैंने आज नहीं कराया, पहले का मार्क है शायद, दोबारा कराया था उसको। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान से, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल, या फिर ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करती है ऑडिटर को? असिस्ट। तो असिस्ट और हेल्प मतलब बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी वाला आंसर मई 18 से आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएम का क्वेश्चन है, तो मतलब पेपर में नहीं आया कभी, मैंने जैसे बोला। तो वही है, कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कब डिप्लॉय करने हैं और हाउ से मैनेज करना चाहिए, चारों बातें आपने वहां पे लिख के आनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने आगे पढ़ लिया क्या? बिल्कुल। क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान बोलेगा। उसके बाद एम्फेसिस दैट प्लान मस्ट बी एफिशिएंटली डिटेल्ड। तो वो कह रहा है कि बता दो क्या आना चाहिए ऑडिट प्लान के अंदर। थ्री की डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट इंक्लूड इन द ऑडिट प्लान। तो तीन डिस्क्रिप्शन जो प्लान में आनी चाहिए। प्लान में तीन ही बातें हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी? रैप प्लस फैप प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो सर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, तीनों के आगे लगा देना बस। सर एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके साथ में बाद में क्या दे देना? एग्जांपल दे देना जो हमने पढ़ा था। ये वो पहले भी आ सकता है, वो बाद में करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ये रहा एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद में हमने आगे पढ़ लिया क्या? नहीं ये वाला इसका नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट। आपके पास बुक आ जाएगी ना, तो आप कर लेना याद से। ठीक है, 19 इंपॉर्टेंट किसके ऊपर है सर? 19 अच्छा क्वेश्चन, क्यों याद याद नहीं रहेगा, किस वजह से बता रहा हूँ। सीए दमन ऑडिटर है। दिस ईयर द कंपनी स्टार्टेड असेंबलिंग मोबाइल फोन्स। ऑडिट मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट करा द टीम को कि डेवलप करके लाओ एक ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ऑडिट प्लान एंड प्रोसीड विद द ऑडिट। तो प्रीवियस ईयर ऑडिट प्लान के बेसिस पे प्रोग्राम डेवलप करने को बोल दिया। However, CA Taman disagreed, explaining to the audit manager that before commencing the audit and throughout its course, she would plan the nature, time, and extent of the direction and supervision of the team and the review of the work. तो वो कह रही है मुझे ये सब कुछ पहले करना चाहिए टीम के बारे में। Explain the factor the CMN consider while planning the nature, time and extent of the direction, supervision, engagement team के बारे में बता दो। If मेरे को कौन सा समझाना है ये वाला। If during the course of audit, CA Taman discovers information that significantly differs from what was available when the audit procedure was initially planned, then what must she do? जो लास्ट वाला टॉपिक है हमारा कि प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सितंबर 25 का वही वाला जो क्वेश्चन था कि सर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाए, कंडीशन में चेंज हो जाए, या फिर ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन हुए हैं वो क्या कर पाए, कुछ अलग कर पाए, या फिर कोई इंफॉर्मेशन का मिलना जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है, कोई चेंज करना पड़ सकता है। उन सारे केसेस में क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। क्लियर है? यस। और लास्ट वाला वही पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस जो डिटेल चेकिंग से मिलते हैं, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल से, वो किससे मैच नहीं कर रहे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मैच नहीं कर रहे। तो यहां तक हमारा टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे की कहानी बाद में करेंगे। डन? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, पढ़ के हो रहे हैं? यस, चलिए, डन फॉर द डे। ऑनलाइन वाले नवनीत, लवप्रीत, मनीषा, अंचल, चैतन्य, ऑल गुड? क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस? यस, आई होप आई होप। ठीक है जी, कोशिश करें प्लीज एक बार रीड कर लें इसको, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ सिंगल टाइम रीड कर लेना, और हो सके तो दो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, चलो, कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।